हेलो एवरीवन। ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो सीए इंटर का जुलाई 2021 में एग्जाम हुआ था उसका पेपर 3 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो क्वेश्चन पेपर आया था उसका फटाफट हर एक क्वेश्चन का डिस्कशन, उसमें क्या ट्रिक्स था, किस तरह क्वेश्चन आया, आगे हम लोग को किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। चलो एक काम करते हैं, हम लोग सीधा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। अब ओवरऑल पेपर कैसा था क्या नहीं था वो जैसे से क्वेश्चन हम लोग देखते रहेंगे एक आइडिया लगता रहेगा किस तरह क्वेश्चन आया था। कुछ इजी था, कुछ डिफिकल्ट भी था, कुछ मॉडरेट लेवल का था। तो ओवरऑल कैसा पेपर था एक बार हम लोग फटाफट देखते हैं, फिर अपने आप एक आइडिया लगेगा किस तरह क्वेश्चन पेपर ये इस टर्म के अंदर में पूछा गया था। चलिए काम करें, फटाफट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए, 5 मार्क का। ये क्वेश्चन हमारे चैप्टर मटेरियल का है, एबीसी एनालिसिस। क्या है क्वेश्चन, फटाफट पढ़ते हैं। पास में हम इसका सोल्यूशन भी कर रखा है ताकि आप लोग अगर जो अपने घर में ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं और वो अपना आंसर वेरीफाई करना चाहे वो इजीली यहां से कर सकता है। क्या लिखा हुआ है? MM लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द आइटम्स इन इट्स इन्वेंट्री। अब यहां देखो 6 तरह का इन्वेंट्री दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर में। आइटम नंबर 101, 2, 3, 4, 5, 6, हर एक का कितना नंबर ऑफ यूनिट्स है क्वेश्चन में दिया हुआ है। यूनिट कॉस्ट मतलब कॉस्ट पर यूनिट, हर एक यूनिट का कॉस्ट क्या है वो भी दिया हुआ है। तो भाई यूनिट दिया हुआ है, कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे मेरे को क्या मिल जाएगा, टोटल कॉस्ट कितना है। तो अगर ये यूनिट्स को यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे को क्या मिलेगा, टोटल कॉस्ट कितना है। डन। अब नेक्स्ट क्या बोलता है, MM लिमिटेड हैज अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ क्लासिफाइंग द आइटम्स constituting 15% or above of total inventory cost as A category. Item constituting 6% or less of total inventory cost as C category. और रिमेनिंग आइटम्स क्या बनेगा, B कैटेगरी। करना क्या है, दो चीज। पहला, रैंक द आइटम्स ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। तो देखो भैया, यूनिट को मल्टीप्लाई किए कॉस्ट पर यूनिट से, मेरे को क्या मिला है, टोटल कॉस्ट। अगर तुम लोग कैलकुलेट करके देखे, जैसे 25 इंटू 50 1250 आया। सिमिलरली 300 इंटू 1 300 ही रहेगा। 50 इंटू 80 4000 आया। इस तरीका से मल्टीप्लाई किए और लास्ट में ऐड कर दिए, ये आया मेरा टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट 7500। अब क्या बोलता है, रैंक करो सारे आइटम्स को किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। यानी हर एक इन्वेंट्री टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट का कितना परसेंट है उसके बेसिस पे रैंक दे। तो देखो जैसे पहला वाला आइटम 1250 है, आउट ऑफ 7500 इंटू 100। कैलकुलेट करके देखना, 1250 डिवाइड बाय 7500 इंटू 100 कितना आएगा, 16.67%। दूसरा वाला 300 डिवाइडेड बाय 7500 इंटू 100। इस तरीका से सारा परसेंटेज हम लोग कैलकुलेट किए इस पर्टिकुलर कॉलम में। फिर क्या देना है, रैंक। अब ऑब्वियस बात है, जो जिसका मैक्सिमम परसेंटेज है वो रैंक 1 रहेगा, जैसे ये आया। उसके बाद जो आया वो रैंक 2, इसके नीचे आया रैंक 3, 4, 5, 6। तो जैसे ही हम लोग ये काम किए मेरा पार्ट 1 हो गया खत्म। तो बड़ा सिंपल पार्ट था, यूनिट्स पता है, कॉस्ट पर यूनिट पता है, टोटल कॉस्ट निकाले, टोटल करके परसेंटेज कैलकुलेट करना था, वेरी इजी। अब आगे क्या बोलता है, क्लासिफाई करो आइटम्स इनटू कैटेगरी ए, बी एंड सी। किस बेसिस पे, यहां पर दिया हुआ था जो आइटम का परसेंटेज 15% या उससे ज्यादा है वो ए बनेगा। 15 या 15 से ज्यादा, तो देखो भैया 15 से ऊपर एक ही आया, एक ही आया, तो ये दोनों बन गया कैटेगरी ए। अगला बोला जो 6% है या उससे कम वो कैटेगरी सी बनेगा। तो 6 या 6 से कम, तो 6% में एक ये है और अगला ये है, ये दोनों कैटेगरी सी बन गया। और जो बाकी बैलेंस बच गया वो क्या बनेगा, कैटेगरी बी। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगर बाई चांस आप लोग का पढ़ा हुआ रहे, जैसे अगर पास में बस खाली रेफरेंस के लिए दिया है कि इस तरह का क्वेश्चन, जरूरी नहीं है वर्ड टू वर्ड सेम क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कहां कर रखे थे अपने बुक में, पेज 43 क्वेश्चन नंबर 25। देखो यहाँ पे 12 आइटम था, यूनिट कॉस्ट दिया हुआ था। यहाँ 12 नहीं 6 ही आइटम है, यूनिट कॉस्ट दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट आया, परसेंटेज कैलकुलेट किए। उसके बाद यहां पर एक एडिशनल बात बोला, 15 से ऊपर ए, 6 से नीचे सी, बाकी बी। ठीक, तो ये काफी सिंपल क्वेश्चन में काउंट किया जाएगा। जो एक बार बस उस तरह क्वेश्चन देखा होगा आराम से उससे ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएगा। तो क्वेश्चन 1 का पार्ट है 5 मार्क, रिलेटिवली सिंपल क्वेश्चन था। चलो अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी हमारे ओवरहेड चैप्टर का है, टॉपिक स्टेप लैडर मेथड।
आपको याद होगा एलोकेशन अपोर्शनमेंट जब करते थे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद जब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता था, काफी मेथड था। एग्जाम में जनरली साइमल्टेनियस इक्वेशन पूछता था, कभी कभी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। स्टेप लैडर मेथड एटलीस्ट पिछले 7-8 साल में नहीं पूछा था, पहली बार पूछा। पर एनीवेज इस तरह क्वेश्चन हमारा किया हुआ है। पहले क्वेश्चन देखते क्या है। क्या लिखा हुआ है, एसएनएस ट्रेडिंग कंपनी हैज 3 मेन डिपार्टमेंट्स और 2 सर्विस डिपार्टमेंट। एक्सपेंसेस दिया हुआ है, तीनों मेन डिपार्टमेंट में कितना है। ये 3 मेन डिपार्टमेंट है, परचेज, पैकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और यहां पे 2 सर्विस डिपार्टमेंट दिया हुआ है, एक हमारा मेंटेनेंस, एक हमारा पर्सनल डिपार्टमेंट। तो कुल मिला के 5 डिपार्टमेंट। एक्सपेंसेस दिया हुआ है 5 डिपार्टमेंट का, यानी आफ्टर एलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट, यानी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हर एक डिपार्टमेंट में ओवरहेड क्या है दे दिया। चलो वेरी गुड। अब उसके बाद हर एक डिपार्टमेंट में कितना एरिया ऑक्यूपाई करता है, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है, वो दिया हुआ है। फिर क्या बोलता है, अब ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा रीअपोर्शनमेंट में, जो मेरा सर्विस डिपार्टमेंट का ओवरहेड है इसको फिर से बांटना है प्रोडक्शन के बीच में इस तरीका से कि फाइनली मेरा दोनों सर्विस डिपार्टमेंट का ओवरहेड का वैल्यू क्या बन जाए, 0। बोलता है कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, यानी ये डिपार्टमेंट के कॉस्ट को, एंड पर्सनल डिपार्टमेंट यानी ये डिपार्टमेंट के कॉस्ट को बांटना है किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिस्पेक्टिवली। यानी इसको बांटना है एरिया के रेशियो में, इसको बांटना है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के रेशियो में। अब एरिया ये रहा, अब ऑब्वियस सा बात है ये डिपार्टमेंट अपने आप को तो बांटेगा नहीं, इसलिए इसको काट दिया। और पर्सनल को बांटना है एम्प्लॉइज के रेशियो में, वो अपने आप को तो बांटेगा नहीं, इसलिए इसको काट दिया। करना क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट टू मेन डिपार्टमेंट यूजिंग स्टेप लैडर मेथड ऑफ ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन। लगाना है स्टेप लैडर। अब देखो स्टेप लैडर मेथड के अंदर में जनरली बता देता था किस तरीका से फॉलो करना है। नहीं बताए तो देखो 2-3 बेसिस रहता है। एक बेसिस रहता है कि हर एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को कितना % सर्विस दिया। जैसे मेंटेनेंस वाला एरिया के रेशियो में सर्विस दिया और पर्सनल डिपार्टमेंट नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के रेशियो में सर्विस दिया, पर मेंटेनेंस अपने आप को देगा नहीं तो इसको हटा दे। तो बाकी डिपार्टमेंट को सर्विस दिया कितना, 12 + 15 27 + 7 34 + 6 40, मिला क्या है 40। दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को कितना दिया, 6 आउट ऑफ 40 × 100। तो अगर हम परसेंटेज कैलकुलेट करें 6 आउट ऑफ 40 × 100 कितना आएगा, 15%। यानी मेंटेनेंस वाला दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को 15% सर्विस दिया। सिमिलरली पर्सनल डिपार्टमेंट अपने आप को देगा नहीं, बाकी अगर हम लोग कैलकुलेट करें कितना आएगा, 800 + 1700 2500 + 7 3200 + 200 3400। अब पर्सनल वाला दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को कितना सर्विस दे रहा है, 200 आउट ऑफ 3400 इन 200। अगर आप लोग कैलकुलेट करो कितना बनेगा, 5.88%। यानी मेंटेनेंस वाला दूसरे को दिया है 15, जबकि पर्सनल पहले को दिया खाली 5। तो मेंटेनेंस ज्यादा सर्विस देता है, तो पहले किसको बांटना चाहिए, मेंटेनेंस। ये एक तरीका। या दूसरा तरीका होता है जिसका वैल्यू ऑफ ओवरहेड ज्यादा रहे पहले उसको बांट। तो देखो भैया किसका वैल्यू ऑफ ओवरहेड ज्यादा है, ऑब्वियस सा बात है इन दोनों के अंदर में किसका वैल्यू ऑफ ओवरहेड ज्यादा है, मेंटेनेंस का। तो पहले मेंटेनेंस को बांट देंगे। तो क्या करेंगे, मेंटेनेंस को बांटेंगे किसमें, चारों में, 1 2 3 4। मेंटेनेंस 0 हो गया। अब स्टेप लैडर का खासियत है जो डिपार्टमेंट का ओवरहेड बढ़ गया बस वो गया, वापस कुछ नहीं आएगा। तो अगला क्या करेंगे, पर्सनल को बांटेंगे किसमें, खाली पहले 3 में। तो देखो हम एग्जैक्टली ये काम किया है। हर एक डिपार्टमेंट का ओवरहेड का वैल्यू लिखा हुआ है। पहले हम लोग किसको बांटे, मेंटेनेंस। यहां पे पहले जे निकालना जरूरी था, पहले किसको बांटना है, मेंटेनेंस को बांटना है। रेशियो क्या रहेगा, एरिया 12 15 7 6। जो हम लोग बांटे हैं एरिया का रेशियो में 12 15 7 6, तो 6 40 हो गया माइनस 12 15 7 6 के रेशियो में बांट दिया। मेंटेनेंस हो गया 0। अब जो 0 हुआ इसमें वापस कुछ नहीं जाएगा, खत्म। अब पर्सनल में 3,20,000 था, 96 और पहुंचा, मिला के 4,16,000। अब 4,16,000 को बांटेंगे इन तीनों में। रेशियो एम्प्लॉइज का 8 17 7, एम्प्लॉइज का रेशियो 8 17 7 बांट दिए। ये टोटल कर दे, मेरा क्वेश्चन हो गया खत्म। ये दोनों है 0। डन। पार्ट 2 में क्या बोला है, कैलकुलेट करना है रेट पर आवर ऑफ ईच मेन डिपार्टमेंट। तो देखो भैया टोटल ओवरहेड आ गया
निकालना है रेट पर आवर, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा 8 से। कैसे करेंगे? गिवन दैट द परचेज डिपार्टमेंट, पैकिंग डिपार्टमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट कितना घंटा काम किया? 12 आवर अ डे, 24 आवर अ डे, 8 आवर अ डे रिस्पेक्टिवली। तीनों डिपार्टमेंट 12, 24 और 8 घंटा काम किया है एक दिन में। Assume that there are 365 days in a year and there are no holiday. साल में 365 दिन है। तो देखो साल में 365 दिन है, 12, 24 और 8 घंटा काम किया, तो तीनों डिपार्टमेंट कितना घंटा काम करेगा? पहला वाला 12 इंटू 365, दूसरा वाला 24 इंटू 365, तीसरा वाला 8 इंटू 365। डन। 12 इंटू 365, 24 इंटू 365, 8 इंटू 365, ये आया आर। जितना भी मेरा टोटल ओवरहेड आया था उसको इस 8 से डिवाइड कर दो, मेरे को क्या मिलेगा? रेट पर आर। कल एक स्टूडेंट का मेरे पास टेलीग्राम में मैसेज आया था, वो ये वीडियो देखता हुआ समझ जाएगा किसके बारे में बात कर रहा है। वो मेरे को बोला क्या नंबर ऑफ एम्प्लॉइज से मल्टीप्लाई करके निकालना चाहिए। इसका मतलब परचेज डिपार्टमेंट में 12 घंटा काम किया, 8 एम्प्लॉय है तो 800 इंटू 12 इंटू 365। अब अगला वाला 24 घंटा काम किया तो 1700 इंटू 24 इंटू 365। अगला वाला 8 घंटा काम किया तो 700 इंटू 8 इंटू 365। ये एकदम गलत हो जाएगा। क्यों? यहां पे हम लोग ये अश्यूम कर रहे हैं जो 1700 एम्प्लॉइज है वो दिन में 24 घंटा काम कर रहा है। प्रैक्टिकली पॉसिबल है? वो 24 घंटा काम किया, यानी पहला दिन पूरा काम किया बिना ब्रेक के, नेक्स्ट डे वापस शुरू कर दिया, मैंने लगातार 365 दिन सुबह शाम काम किया है। एकदम प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसीलिए यहां पर हम लोग सीधा करेंगे, तीनों डिपार्टमेंट में जितना आर था पर डे जितना किया इंटू 365, सीधा मेरे को मिलेगा टोटल आर, ओवरहेड से डिवाइड कर रेट पर आर। अब इस तरह का क्वेश्चन ये जो था ये हम लोग करते थे पेज 80 का क्वेश्चन नंबर 8 में। इस तरह का क्वेश्चन जैसे अगर आप लोगों को दिखाए, नाम अलग है, वहां पे 5 डिपार्टमेंट था, यहां पे 4 डिपार्टमेंट है, चारों का एक्सपेंसेस दिया हुआ था, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज उधर भी है इधर भी, और वहां पे एरिया था, यहाँ प्रोसेसिंग टाइम है। और देखो यहाँ पे बोलता था कि सपोर्ट डिपार्टमेंट को बांटना है बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ देयर सर्विसेज रेंडर टू अदर सपोर्ट डिपार्टमेंट। हम लोग इस तरह का कैलकुलेशन किए, एग्जैक्ट सेम नहीं है पर हाँ इस तरीका का क्वेश्चन हमारा किया हुआ रहता है। डन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर बी, सॉरी। तो 1 का ए काफी इजी था, 1 का बी ये हम नहीं बोलेगा काफी इजी था, इसमें थोड़ा कैलकुलेशंस था, रैंकिंग देना था जिसके बेसिस बताया नहीं था, तो इसमें थोड़ा आप लोगों को माइंड अप्लाई करना पड़ेगा। चलो ठीक। क्वेश्चन 1 का सी सुपर इजी था, तो ये तो एकदम फ्री का बोनस मार्क्स था। जो हमारे जॉब एंड बैच कॉस्टिंग का चैप्टर का क्वेश्चन है, जहां सिंपल क्वेश्चन है, ए एस और सी आइडेंटिफाई करना है और ईडीक्यू कैलकुलेट करना है। पढ़ते हैं। AUX लिमिटेड हैज एन एनुअल डिमांड, एनुअल चाहिए होता है, एनुअल ही दिया हुआ है, एनुअल डिमांड फ्रॉम अ सिंगल कस्टमर फॉर 60,000 कोविड-19 वैक्सीन। तो 60,000 एनुअल डिमांड है, इसका मतलब ये क्या है? ए। द कस्टमर प्रेफर्स टू ऑर्डर इन द लॉट ऑफ 15,000 वैक्सीन पर ऑर्डर। आज के दिन हमारे इस कस्टमर का पॉलिसी क्या है? 15,000 वैक्सीन करके ये ऑर्डर देता है, यानी एज ऑफ नाउ क्वांटिटी पर बैच जो हम लोग बनाते हैं वो 15,000 करके बनाते हैं करेंट में। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वैक्सीन इज 5,000 रुपया पर वैक्सीन। ठीक है। मेरा सेटअप कॉस्ट पर रन इज 4,800, सेटअप कॉस्ट दिया हुआ है यानी एस। मेरा कैरिंग कॉस्ट दिया हुआ है 12 रुपया पर वैक्सीन पर मंथ। ध्यान देना, ये हम हमेशा बोले हैं, जरूर ध्यान देना, कैरिंग कॉस्ट क्या होता है? पर यूनिट पर एनम, पर यहां दिया हुआ है पर यूनिट पर मंथ। ये एक महीने का है, मेरे को बनाना पड़ेगा साल भर का, तो सी क्या आएगा? 12 इंटू 12 कितना बनेगा? 144। ए आ गया, एस आ गया, सी आ गया। कैलकुलेट क्या करना है? मोस्ट इकोनॉमिकल प्रोडक्शन रन, यानी ये बताओ हर एक रन में कितना यूनिट बनाए जो सबसे इकोनॉमिकल रहे, सबसे रीजनेबल रहे। तो ईबीक्यू निकालना है, फॉर्मूला √/2 AS / C, जहां पर ए क्या है? 60,000, एस क्या है? 4,800, सी क्या है? 144। तो ये आ जाएगा 2,000 वैक्सीन। सी आया ईबीक्यू। अब अगला क्या पार्ट में क्या पूछा है? कैलकुलेट करना है एक्स्ट्रा कॉस्ट दैट द कंपनी इनकर्स ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ 15,000 वैक्सीन इन अ बैच।
अब हमें पता है ईबीक्यू वो क्वांटिटी है जहां पे मेरा टोटल कॉस्ट कम से कम होता है, यानी आइडियलिस्टिकली इसको बनाना चाहिए 2000 यूनिट करके, पर आज के दिन ये 15,000 करके बनाते हैं तो ऑब्वियस सा बात है खर्चा ज्यादा लगता होगा। क्या निकालना है, कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रहा है, यानी दो कॉलम बनाएंगे, इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, एक रहेगा ईबीक्यू, एक रहेगा करंट पॉलिसी। एनुअल रिक्वायरमेंट 60,000 यूनिट है, क्वांटिटी पर बैच ईबीक्यू में 2000 बनाएंगे जो जस्ट अभी कैलकुलेट किए थे, और करंट पॉलिसी में क्या है 15,000। साल भर में बनाना है 60,000, हर एक में बना रहे हैं 2000, तो कितना बैच होगा, अगर इसको ए बोले इसको बी बोले, ये क्या आएगा ए डिवाइडेड बाई बी, 30 बैच। दूसरा क्या आएगा 60,000 है 15,000, 4 बैच, नंबर ऑफ बैच हो गया। अब जितनी बार बैच रन करेंगे उतनी बार सेटअप कॉस्ट लगेगा, कितना रेट पे 4800 पर बैच। तो भैया एक बैच का 30 है तो 30 का कितना आएगा 30 इंटू 4800, 4 का 4 इंटू 4800। लास्ट में कैलकुलेट करना है कैरिंग कॉस्ट, वो क्या होता है क्यू बाई टू इंटू सी। क्यू मतलब क्या, हर एक बार में कितना यूनिट बना रहे हैं, बी डिवाइड बाई टू, क्योंकि एवरेज बनाने के लिए कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम क्या है 144। आया वैल्यू, ऐड कर देना, मेरा एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना लगा है 1099,200 माइनस 2,88,000 जो बनेगा 8,11,200। ये काफी इजी क्वेश्चन था। सो अभी तक पहला 15 मार्क के अंदर में 10 मार्क इजी था, 5 मार्क ये नहीं बोलेगा डिफिकल्ट था, ये भी नहीं बोलेगा इजी था, मॉडरेट कैटेगरी का था। चलो अगला हमारा 1 का पार्ट डी मार्जिनल कॉस्टिंग। इसी इजी क्वेश्चन शायद पूरे पेपर में नहीं हो सकता, इस तरह काफी तरह हम लोग क्वेश्चन किए हुए हैं। 1 का पार्ट डी क्या है, LR Limited is considering 2 alternative methods to manufacture a new product it intends to market. The 2 methods have a maximum output of 50,000 unit each and produce identical items with a selling price of ₹25 each. तो 2 मेथड है जिसके द्वारा हम लोग कोई यूनिट को बना सकते हैं और दोनों में सेम तरह का प्रोडक्ट बनेगा जिसका सेलिंग प्राइस क्या है 25 रुपया पर यूनिट। ठीक है, मैक्सिमम बना सकते हैं 50,000 यूनिट। ओके, एक मेथड 1 मेथड 2, आप लोग मान लो मशीन 1 मशीन 2। मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दोनों में क्या लगा है दिया हुआ है, मेरा फिक्स कॉस्ट क्या है दोनों में क्या लग रहा है दिया हुआ है। तो पूरे क्वेश्चन में 3 डेटा है, मेरा फिक्स कॉस्ट, मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और सेलिंग प्राइस पर यूनिट बोला दोनों में सेम रहेगा, कितना है 25। कैलकुलेट क्या करना है, इन डिफरेंस पॉइंट इन यूनिट्स। आप लोग को याद होगा इन डिफरेंस पॉइंट हम लोग पढ़ते थे, इन डिफरेंस पॉइंट हम लोग पढ़ते थे, जिसके बेसिस पे हम लोग ने बहुत सारा इलस्ट्रेशन किया था क्लास में और क्वेश्चन भी किया था इस तरीका से, इन डिफरेंस पॉइंट एंड इंटरप्रेट योर रिजल्ट। यहां पे 3 था, देखो मैनुअल, सेमी ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक, यहां पे 2 ही है। 2 इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, एक फिक्स कॉस्ट एक वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, यहां पे 2 इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। मेरा फॉर्मूला क्या था, चेंज इन फिक्स कॉस्ट बाय चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो चेंज इन फिक्स कॉस्ट 3 लाख माइनस 1 लाख 2 लाख रुपया, डिवाइड बाय चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 15 और 10 का क्या आएगा 5, 2 लाख बाय 5 कितना बनेगा 40,000 यूनिट्स। वेरी इजी क्वेश्चन। आगे बोलते हैं इंटरप्रेट करो अपने रिजल्ट को, ये हम लोग इंटरप्रिटेशन काफी सीखे थे। 40,000 यूनिट वो यूनिट है जहां पे दोनों जगह मेरा टोटल कॉस्ट सेम लगेगा। अगर 40,000 यूनिट से ज्यादा बनाए तब उसको प्रेफर करो, 40,000 से ज्यादा बनाए तो उसको प्रेफर करो जहां पे मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कम रहे, फिक्स कॉस्ट ज्यादा रहे। इसका मतलब मेथड 2। अगर 40,000 यूनिट से कम बना रहे हैं तो उसको प्रेफर करो जहां पे फिक्स कॉस्ट कम रहे, यानी मेथड 1। बस फिनिश। और एग्जैक्ट 40,000 यूनिट पे इंडिफरेंट रहेगा। अब अगला कैलकुलेट करना है ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ ईच मेथड इन यूनिट्स। बीपी इन यूनिट्स में निकालना है, फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 1 लाख, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट 25 माइनस 15 10, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दिया हुआ। सो आई थिंक पहला 20 नंबर के अंदर में 15 मार्क लाना उतना डिफिकल्ट नहीं होगा। सो अगर हम लोग देखें, क्वेश्चन 1 रिलेटिवली इजी क्वेश्चन था, जहां 15 मार्क्स आने लायक था, 1 सी एंड डी का। अब अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए। ये पूरे क्वेश्चन पेपर का
हम लोग शायद सबसे अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारे कॉस्ट चैप्टर का है और फैंटास्टिक क्वेश्चन है। ये मेरे को डाउट ही है किसी का पूरा राइट हुआ होगा, मेरे को नहीं लगता किसी का राइट हुआ होगा। पर अब देखो एक बात है ना, अब जैसे अभी हम लोग ये डिस्कस करेंगे, अब मान लो कि एक डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया, जब तुम लोग पढ़ेगा तुम लोग देखिए 2-3 पॉइंट में तुम लोग अटकेगा यहाँ पे। अब एक ऑप्शन और 2-3 पॉइंट पे फोकस करके हम लोग पूरे क्वेश्चन को उल्टा सीधा बना दे। पहले देखो इसके अलावा जो ऑप्शन में थ्योरी है वो आप लोग को आता है क्या? आता है तो इसको अवॉइड करो करने का। अगर बाई चांस नहीं आता आपको, अगर ये बाई चांस करना पड़े, तब उस सिनेरियो में ट्राई करना चाहिए जितना आइटम्स है उसमें मैक्सिमम पॉसिबल आइटम को आप सही से लिख पाओ। कि देखो ऐसा है ना, एग्जाम के अंदर में स्टेप मार्किंग मिलता है। मान जैसे 10 मार्क का क्वेश्चन है, अगर मान लो तुम लोग ठीक ठाक भी करके आता है, 2-3 आइटम भी गलत होता है, तब भी इजीली आप लोगों को 6-7 नंबर मिलेगा। जैसे हम बताता है चलो एक काम करें, फटाफट देखते हैं क्वेश्चन। अब इससे मैक्सिमम आइटम बड़ा सिंपल है, 2-3 आइटम थोड़ा झमेला वाला है। पढ़ते हैं। द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2021। 10 नंबर का कॉस्टशीट का क्वेश्चन, फैंटास्टिक क्वेश्चन। पहला बोलते हैं रॉ मटेरियल स्टॉक ऑन 1 मार्च 2021। मार्च महीने का बनाना है। रॉ मटेरियल स्टॉक 1 मार्च का दिया हुआ है, इसका मतलब ये क्या है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। WIP 1 मार्च दिया है, यानी ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP। वेरी इजी। मेरा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया है, रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने में काम आएगा। कैरेज इनवर्ड दिया हुआ है, परचेज के साथ हम लोग ऐड करते हैं, हमें पता है। लोडिंग अनलोडिंग कैरेज इनवर्ड ट्रांजिट इंश्योरेंस सब ऐड होता है। और डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है, वेरी गुड। कॉस्ट ऑफ स्पेशल ड्राइंग, हाई चार्जेस पेड फॉर प्लांट, ये दोनों जो दिया हुआ है ये दोनों डायरेक्ट एक्सपेंसेस नेचर का है। जब डायरेक्ट एक्सपेंसेस का हम लोग डिस्कशन किए थे, जब डायरेक्ट एक्सपेंसेस का हम लोग डिस्कशन किए थे कॉस्ट शीट का लास्ट क्लास में एंड प्लस थ्योरी में भी, जैसे अगर आप लोग देखो तो जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है इसका हम लोग डिस्कशन किए थे कि जो मेरा हाई चार्जेस है, जो मेरा हायर चार्जेस है, या जो मेरा स्पेशल ड्राइंग का कॉस्ट है, तो देखो स्पेशल ड्राइंग एंड हायर चार्जेस, क्लियर कट वही सेम वर्ड उठ के आया है, ये क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये पहला जगह है जहां पे आप लोग का मिस्टेक हो सकता है। तो ये दोनों क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस नेचर का। तो ये क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस नेचर का। ठीक, देखो एग्जैक्ट ये सेम चीज हमारा एग्जांपल है 5। अगला बात, रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल, मेरे को पता है परचेज से मेरे को लेस करना है, तो हम लोग परचेज से लेस कर देंगे। अब अगला है कैरेज ऑन रिटर्न, अगला आइटम जहां पे आप लोग फंसेंगे, कैरेज ऑन रिटर्न। अब देखो कितना जबरदस्त चीज है। कैरेज इनवर्ड परचेज कॉस्ट का पार्ट बनेगा, कैरेज आउटवर्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट बनेगा, फैक्ट्री के अंदर में कोई हैंडलिंग कॉस्ट हो रहा है फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट बनेगा। इतना तो पता था। पर जो हम लोग परचेज रिटर्न कर रहे हैं उस पर जो कैरेज लगा वो क्या होगा? यकीन मानो ऐसे का जो मन चाहे क्वेश्चन देख लो नहीं मिलेगा। ये आइटम ओल्ड सिलेबस का देख लो, प्रैक्टिस मैनुअल देख लो, कहीं ये वाला आइटम नहीं मिलेगा। मतलब रियलिटी है कि क्लास में भी हम लोग ये आइटम डिस्कस नहीं किए थे। एटलीस्ट डायरेक्ट एक्सपेंस वाला आइटम डिस्कशन किया हुआ था, ये वाला आइटम का डिस्कशन हमारे क्लास में नहीं किया हुआ था। अब जो कैरेज ऑन रिटर्न का यहाँ पे 3 अजम्पशन हो सकता है। क्या क्या? आप लोग बोलो क्या क्या। पहला, अगर मान लो सप्लायर जो मटेरियल दिया, वो सप्लायर जो मटेरियल दिया उसमें डिफेक्ट था और हम लोग उसको वापस लौटा रहे हैं सप्लायर को, तब इस केस में जो कैरेज का खर्चा है वो भी सप्लायर का लगेगा। अगर हम लोग ये अजम्पशन माने तब तो भैया सप्लायर का खर्चा है, मेरा खर्चा ही नहीं है, तो इग्नोर करो। पर यह अजम्पशन गलत रहेगा। कारण क्या है? जब मेरे को बोल दिया कि कंपनी का ये सारा कॉस्ट लगा है, कंपनी का कॉस्ट लगा है, तो ये अजम्पशन नहीं चलेगा। अब अगला अजम्पशन है 6,000 रुपया जो रिटर्न किए हैं, जो परचेज रिटर्न किए उस पर जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा, कैरेज का खर्चा लगा, इसको क्या माने?
अब दो चीज है, अब देखो जब रिटर्न किए और उस पर मेरा कुछ खर्चा लग गया और सप्लायर वो मेरे को नहीं देगा, तो मेरा एक तरह का लॉस हो गया। अब अगर ये एक तरह का लॉस हो गया तो इधर हम इसको मान सकता है ये नॉर्मल लॉस के नेचर का है, या मान सकता है अब नॉर्मल लॉस के नेचर का है। अगर अब नॉर्मल लॉस के नेचर का मानेंगे तो एनीवेज ये कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं बनेगा, कॉस्टिंग पीरियड में चला जाएगा, इग्नोर कर देंगे। अब पर वही अगर बाई चांस इसको नॉर्मल नेचर का लॉस माने, नॉर्मल लॉस माने, अगर इसको हम लोग नॉर्मल लॉस माने, तो अगर कोई भी नॉर्मल लॉस रहा तो याद करना चैप्टर कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड में हम लोग पढ़ते थे, जितना मेरा नॉर्मल लॉस है वो सब कहां जाता है, फैक्ट्री ओवरहेड में। तब इस केस में कहां चला जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड में। तो तीन चीज हुआ, अगर सप्लायर ये बेयर कर रहा है इग्नोर कर, पर ये असम्पशन नहीं चलेगा, बेयर मेरे को करना पड़ रहा है। अब अगर परचेज रिटर्न, अब तुम लोग देखिएगा तो परचेज किए थे 2 लाख रुपए का, रिटर्न किए हैं 40,000 का, उसमें मेरा कैरेज इनवर्ड कुछ मेरा कैरेज लगा है। अगर हम अब नॉर्मल नेचर का माने तो हम इसको कॉस्टिंग पीरियड में लेके जाएगा, इग्नोर करो कॉस्ट शीट से। पर वही अगर हम इसको नॉर्मल नेचर का माने, ये मेरा कहां जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड। कुछ ना बोले, हम लोग जनरली हमेशा नॉर्मल लॉस नेचर का मानते हैं कि उसको फैक्ट्री ओवरहेड में ले जाना है। फिर अब नॉर्मल नेचर का मानते हैं, उसको नोट देना पड़ेगा। एग्जामिनर मार्क्स देगा या नहीं देगा मेरे को नहीं पता, उसके सजेस्टेड आंसर भी क्या आता है उस पर डिपेंड करेगा, पर इसमें मार्क्स मिलेगा, ये बात तो गारंटीड है। डन। तो ये एक आइटम था जहां पे आपका रॉन्ग होने का चांस है। अब तुम लोग लेगा जा, ये तुम लोग गलत कर दिए, अब क्या होगा, गलत कर दिए घबराओ मत, आपको जीरो नहीं मिलेगा, कि बहुत सारा ऐसा आइटम होगा जो आप लोग राइट किए होंगे, तो जो राइट किए उसके लिए आपको अपना स्टेप मार्किंग मिलता रहेगा। डन। तो ये एक फैंटास्टिक आइटम था, कैरेज इनवर्ड, कैरेज ऑन रिटर्न कहां जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड में। अब अगला है मेरा एक्सपेंसेस फॉर पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। कोई इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप लोग देखे होंगे बहुत सारे एग्जीबिशन लगता है जहां पे हम लोग अपने प्रोडक्ट को लेकर जाते हैं, कस्टमर आते हैं और आकर कुछ खरीदते हैं, पर मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एग्जिबिट करना, शो करना, सबको बताना कि देख मेरे यहां पर क्या है। तो एक तरह का है मार्केटिंग नेचर का, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। लीगल चार्जेस, इस पे एक डिबेट है, आइदर इसको ऑफिस ओवरहेड का मान सकते हैं या फिर नहीं मान सकते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड चैप्टर में आपको याद होगा, जब फाइनेंशियल में पीएल बनाकर देता था लीगल चार्जेस, तो जब कॉस्ट शीट बनाते थे उसमें हम लोग उसको पार्ट नहीं बनाते थे, पर अगर हम लोग चाहे तो इसको एडमिन ओवरहेड जनरल नेचर का मान सकते हैं। सैलरी टू ऑफिस स्टाफ, एडमिन ओवरहेड। मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, एडमिन ओवरहेड। डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन, डिलीवरी जो लेके जा रहा है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। वेयर हाउसिंग चार्जेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। रॉ मटेरियल स्टॉक 31 मार्च का दिया है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। WIP, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP दिया है। तो देखो ये पूरे के पूरे आइटम में दो जगह आप लोग अटकते, डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ लोग का राइट होता, कुछ लोग का गलत, पर ये वाला राइट होने का चांसेस बहुत कम था, कैरेज ऑन रिटर्न। अब इसके अलावा तो देखो दो अच्छा आइटम मिल गया आपको इस क्वेश्चन में, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। तुम लोगों ने और भी कुछ अच्छा आइटम है, एकदम है, एक तो जबरदस्त अच्छा आइटम है। अगला देखो मेरा स्टोर्स ओवरहेड, स्टोर डिपार्टमेंट का होता है फैक्ट्री में, तो ये फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट बनेगा। बोलते क्या होगा, 10% ऑफ मटेरियल कंज्यूम, तो हम लोग रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालेंगे, उसका 10% क्या है, स्टोर्स ओवरहेड, सिंपल है। इसके अलावा फैक्ट्री ओवरहेड 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट निकालेंगे, उसका 20% फैक्ट्री ओवरहेड, वो भी ठीक है। अब आगे बोलता है 10% ऑफ आउटपुट वॉज रिजेक्टेड एंड सम ऑफ 5,000 वॉज रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ स्क्रैप। ये हम लोग को पढ़ा हुआ है, कॉस्ट शीट के अंदर में सेल ऑफ स्क्रैप आता है। बोलता है जितना आउटपुट बना, देखो तो 8,000 यूनिट बना था, उसका 10% इसका 10% रिजेक्ट हो गया, 8,000 का 10% रिजेक्ट हो गया, यानी 800 रिजेक्ट हो गया। उसको बेच के क्या मिला, 5,000 रुपया, सेल ऑफ स्क्रैप। कॉस्ट शीट में सेल ऑफ स्क्रैप हम लोग को आता है, ठीक। ये आइटम क्या है, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके पहले का सारा आइटम हम लोग समझ लिए। तो अगर देखिए रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे मिलेगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 80,000 प्लस परचेज 2 लाख, कैरेज इनवर्ड इसमें ऐड करेंगे 20,000, रिटर्न ऑफ मटेरियल लेस करेंगे -40,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेस करेंगे 30,000। तो देखना ये मेरा कितना आ जाएगा, 2,30,000।
डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ था 120 लिख दिए, ये दोनों मिलाकर डायरेक्ट एक्सपेंस था 54,000 लिख दिए, आया प्राइम कॉस्ट। कैरेज ऑन रिटर्न फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट। मेरा स्टोर्स ओवरहेड था 10% ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, मटेरियल कंज्यूम्ड है 2,30,000, उसका 10% 23,000। और एक और फैक्ट्री ओवरहेड क्लियर कट बोला था 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट, तो भाई प्राइम कॉस्ट है 4,04,000, उसका 20% ये आ गया। ये ऐड करके क्या मिला, ग्रॉस फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट। ऐड करना है ओपनिंग डब्ल्यूआईपी कर दिए, लेस करना है क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी कर दिए, नेट फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट। ये क्या है अभी डिस्कस करेंगे। एक लेस सेल ऑफ स्क्रैप होता था 5,000 कर दिए। मेरा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में 1 2 3 चीज गया था, लिख दिए 2500, 25,000, 2,000। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में 8, 6 और 1,500, ये तीनों लिख दिए। कॉस्ट ऑफ सेल्स तक निकालना था जो मेरा निकल गया। ठीक, अब जो एक झमेला वाला आइटम है वो है ये वाला, क्या है, बोलता है 10% ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट। ध्यान देना, जितना मेरा फिनिश गुड्स बना, अब 8,000 का आउटपुट आया था जिसमें 800 रिजेक्ट हो गया, यानी फाइनली ढंग का फिनिश गुड कितना बना था, 8,000 माइनस 800, 7,200 यूनिट्स। करेक्ट। बोलता है 10% ऑफ फिनिश प्रोडक्ट वॉज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। समझो हो क्या रहा है, 8,000 में 800 को रिजेक्ट कर दिए, रिजेक्ट ही कर दिया मतलब हम यूज नहीं करेंगे, बेच दिए स्क्रैप की तरह। एफजी बना 7,200। अब होता है 7,200 का 10% डिफेक्टिव निकला, तो इसका 10% निकाल 720। ये क्या है, डिफेक्टिव। और बोलता है डिफेक्टिव प्रोडक्ट को हम लोग रेक्टिफाई किए, वापस से ठीक किए, वापस से सही किए एट एन एडिशनल एक्सपेंडिचर। ये 720 यूनिट जो डिफेक्टिव निकला, इसको वापस से ठीक करके फिनिश गुड बनाए। यानी हुआ क्या, पहली बार में अच्छा गुड्स कितना बना, 7,200 माइनस 720, 6,480। इतना तो पहली बार में सही बन गया। अब जो 720 है इसको रेक्टिफाई करके वापस सही बनाए तो इवेंचुअली बनेगा 7,200 यूनिट ही, पर 6,480 एक बार में सही हो गया, बाकी 720 यूनिट डिफेक्टिव निकला था, इसको रेक्टिफाई करना पड़ा कुछ खर्चा लगा के। अब ये खर्चा जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए, तो ये क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट का पार्ट बनेगा। गजब का आइटम है। क्वेश्चन उठता है कितना खर्चा लगा, बोलता है उतना खर्चा लगा जो मेरा इक्विवेलेंट टू 20% ऑफ प्रोपोर्शनल डायरेक्ट वेजेस है। यानी 720 यूनिट में जितना मेरा डायरेक्ट वेजेस लगना चाहिए था उसका 20% मेरा लगा है। तो देखो मेरा डायरेक्ट वेजेस कितना था, 1,20,000 रुपया था। ये जो मेरा लगा था ये कितने यूनिट के लिए लगा था, 8,000 यूनिट के लिए। 1,20,000 रुपया लगा था 8,000 यूनिट के लिए, यानी पर यूनिट मेरा वेजेस कितना लगता था, देखो 15 रुपया करके। मेरा पर यूनिट वेजेस कितना लगता था, 15 रुपया करके। बोलता है जितना वेजेस लगेगा उसका 20% ही रेक्टिफाई करने में लगेगा। यानी जो खराब हुआ वर्कर को फिर से पकड़ेंगे, वर्कर भाई खराब हुआ इसको सही कर, तो वेजेस लेगा। पर कितना लेगा, वो 15 रुपया पर यूनिट लेता था, पूरा नहीं लेगा, कि काफी हद तक तो बनाए, खाली ठीक करना है। कितना लेगा, 15 का 20%, कितना लेगा, 3 रुपया पर यूनिट। कितना लेगा, 3 रुपया पर यूनिट, कितने यूनिट पे, जितना यूनिट डिफेक्टिव हुआ था उतने पे। तो खर्चा कितना लगेगा, 720 इंटू 3, 2160 रुपया। ये क्या है, डिफेक्टिव को वापस से रिवर्क करने का, रेक्टिफाई करने का कॉस्ट। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वालिटी को मेंटेन करना है। तो ये मेरा कहां जाएगा, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट पर। ठीक, यकीन मानो ये क्वेश्चन हम, मेरे को लगता नहीं है ये पूरा का पूरा क्वेश्चन किसी का भी राइट हुआ होगा। राइट हुआ तो फैंटास्टिक है, पर 99.99% चांस राइट नहीं हुआ होगा। पर अब सोचो तुम लोगों का राइट क्या हो सकता होगा। रॉ मटेरियल कंज्यूम होपफुली राइट होगा, डायरेक्ट वेजेस पक्का राइट होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ लोग का राइट होगा, फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर में ये आई डाउट कितने लोग सोचे होंगे, ओपनिंग क्लोजिंग राइट हुआ होगा, सेल ऑफ स्क्रैप राइट हुआ होगा, ऑफिस एडमिन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन राइट हुआ होगा। सो 10 में 4-5 मार्क मिलने लायक है। अगर मान लो ये तीन जो चीज गलत हो, मतलब जो 3 चीज है वो तीनों को गलत कर दे तो ऐसा नहीं कि आपको 0 मिल जाएगा, पर तब भी ये क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन।
तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है, आई डाउट, मतलब एक बार मान के चलेगा एवरेज में लोग को 3 से 4 नंबर मिला होगा। ठीक, अब पार्ट बी और पार्ट सी बड़ा इजी था, ये 10 में 10 के लायक क्वेश्चन था। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी? ज्वाइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट का क्वेश्चन है। यहां पे बोलते हैं रिफाइनिंग प्रोसेस है जहां से 4 प्रोडक्ट मिलेगा स्प्लिट होने के बाद SPNA। प्रोडक्ट ए को फुली प्रोसेस कर रहे हैं एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, ठीक है, और SPN को हम लोग फर्दर रिफाइन करते हैं, फर्दर प्रोसेस करते हैं। ज्वाइंट कॉस्ट मेरा इतना लगा हुआ है और एक टेबल बनाकर कुछ इंफॉर्मेशन दिया है। क्या दिया है? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, ठीक, स्प्लिट ऑफ में बेचते तो कितना ही बेचते, फर्दर प्रोसेस करके बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे। निकालना क्या है? यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट व्हिच कैन बी फर्दर प्रोसेस फॉर मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट एंड मेक सूटेबल सजेशन। ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? 2 ऑप्शन है, एक स्प्लिट ऑफ में बेच दें, ये कुछ ऐसा बना होगा SPNA, S को फर्दर प्रोसेस किए, P को फर्दर प्रोसेस किए, N को फर्दर प्रोसेस किए। अब एक ऑप्शन है स्प्लिट ऑफ में बेचे, सेल वैल्यू दिया हुआ है। एक ऑप्शन है फर्दर प्रोसेस करके बेचे 3, दिया हुआ है। और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट क्या लगेगा? दिया हुआ है 80,000, 32,000, 36,000। मेरे को आइडेंटिफाई करना है किसको प्रोसेस करके बेचे, किसको स्प्लिट ऑफ में बेचे। और इस तरह का हम लोग एक क्वेश्चन करते थे क्लोरीन PVC का, स्प्लिट ऑफ में बेचे या फर्दर प्रोसेस करके बेचे। कुछ नहीं करना, सीधा देखो, स्प्लिट ऑफ में बेचते तो 20,000 में, फर्दर प्रोसेस करके बेचे तो 1,20,000, सॉरी इसमें मैंने खुद एक वैल्यू गलत लिखा है। स्प्लिट ऑफ में बेचते 20,000 में, फर्दर प्रोसेस करके बेचे 1,20,000, यानी फर्दर प्रोसेस करने पे एक्स्ट्रा सेल कितना आएगा? 1,00,000 रुपया, और एक्स्ट्रा सेल आएगा 1,00,000। इस एक्स्ट्रा सेल को पाने के लिए खर्चा कितना लगेगा? एक्स्ट्रा 80,000। तो अभी भी 20,000 का फायदा है। तो क्या करो? फर्दर प्रोसेस करके बेचो। अगले वाला, स्प्लिट ऑफ में बेचे 12,000, फर्दर प्रोसेस करके बेचेंगे 40,000, यानी कितना एक्स्ट्रा सेल होगा? 28। इस 28 को पाने के लिए मेरा एक्स्ट्रा खर्चा कितना लगेगा? 32,000। इस 28 को पाने के लिए एक्स्ट्रा खर्चा क्या लगेगा? 32,000, यानी मेरा 4,000 का नुकसान हो जाएगा। तो क्या करो? स्प्लिट ऑफ में बेचो। यहां पे 28 की जगह 48,000, 20,000 का इंक्रीमेंटल सेल, पर खर्चा लगेगा 36, तो कोई फायदा नहीं है, स्प्लिट ऑफ में बेच। और ये तो एनीवे स्प्लिट ऑफ में बेचना। तो एक बस इस टेबल में 2 और कॉलम बनाकर हम लोग अपना काम कर सकते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, लेबर टर्नओवर का एकदम सिंपल क्वेश्चन है। नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड ड्यूरिंग द क्वार्टर, रिप्लेस्ड दिया है 50, लेफ्ट एंड डिस्चार्ज मतलब सेपरेटेड दिया है 25, और एवरेज वर्कर्स दिया है 500। एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो निकालना यूजिंग सेपरेशन मेथड। नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड 25 बाय 500 इंटू 100, 5%। एंड फ्लक्स, फ्लक्स में क्या आएगा? सेपरेशन एंड रिप्लेसमेंट दोनों, 50 प्लस 25 में लाके 75 बाय एवरेज वर्कर इंटू 100, 15%। फिनिश। नेक्स्ट, अब आगे बोलते हैं इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो रेट निकालो गिवन दैट द ऑर्गेनाइजेशन वाज सेट अप ऑन 31 जनवरी। इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट, इस तरह क्वेश्चन हम लोग एक ये हैं जहां पे एनुअलाइज्ड एम्प्लॉय टर्नओवर रेट निकालने बोलता है। अब इक्विवेलेंट एनुअलाइज्ड की बात है, बोलता है अगर 31 जनवरी को बना और ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च, यानी खाली 2 महीने का अगर ये डेटा दिया है, अगर ये खाली 2 महीने का दिया हुआ है तो एनुअलाइज्ड साल भर का क्या होगा? 2 महीने का दिया है तो साल भर का क्या होगा? ये सारा 5 एंड 15 है, 2 महीना के लिए, 12 महीना के लिए क्या होगा? कैलकुलेट करके देख लेना, जो वैल्यू आएगा वो आए 30 और 90। ठीक, अब कुछ लोग बोलेंगे हमारा खाली एक पार्ट राइट हुआ तो 5 में 2.5 नंबर मिलेगा, तो 0 नहीं मिलता अगर एक पार्ट नहीं आया। ये बात आप लोगों को समझना है। ठीक, पर आई थिंक ये वाला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 था, ये आई थिंक ये दोनों 5-5 मार्क का इजी था, और पहला पार्ट में आप माइट भी 2-3 नंबर के आसपास मिल सकता है। सो क्वेश्चन नंबर 2 में देखा जाए तो वर्स्ट केस सिनेरियो 10 नंबर का इजी था। कॉस्ट शीट को एक बार हम माने पूरा डिफिकल्ट है, 10 नंबर का एक सिंपल, रिलेटिवली सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए, एग्जैक्ट इस तरह क्वेश्चन हमारा किया हुआ है। पेज नंबर 112 का क्वेश्चन नंबर 12 जो हम लोग करते थे कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड चैप्टर में। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ये है जहां कैपेसिटी देता था
सेल वैल्यू, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस देता था, जिसमें कुछ पोर्शन फिक्स था, कुछ वेरिएबल, कुछ पूरा फिक्स, कुछ पूरा वेरिएबल, और फाइनेंशियल कॉस्टिंग बना के रिकंसिलिएशन करना होता था। पर एटलीस्ट ये क्वेश्चन में बेचारा फाइनेंशियल बनाकर दिया, तो खाली कॉस्ट शीट बनाना है एंड रिकंसिलिएशन करना है। ठीक, फाइनेंशियल का प्रॉफिट दिया हुआ है, अब कॉस्ट शीट मेरे को बनाना है, बस इसमें एक एडिशनल एडजस्टमेंट आया है और बाकी सब इस तरह का क्वेश्चन हमारा किया हुआ रहता था। क्या है? प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट एंड असर्टेन द प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स। अब यहां पे खाली 3 ओवरहेड का बात किया है, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड। बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड में आधा फिक्स्ड है, आधा वेरिएबल, एडमिन पूरा फिक्स्ड है, सेलिंग पूरा वेरिएबल है। नॉर्मल कैपेसिटी है 20,000 यूनिट और एक्चुअल में कितना यूनिट बना के बेचा है? 15,000। तो देखो इस तरह का होता था, नॉर्मल कैपेसिटी देता था, एक्चुअल सेल कितना दिया रहता था, कुछ फिक्स्ड वेरिएबल पोर्शन रहता था। अब जो चीज नहीं दे वो तो हम लोग एग्जैक्टली सेम कॉस्ट शीट में ले लेते हैं। जैसे मेरा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस अलग से कॉस्ट में नहीं बताया, तो 6.5 लाख 3.5 लाख दोनों मिला के मेरा प्राइम कॉस्ट आ गया। डन। समझने का बस खाली आपको एक बात है, फैक्ट्री ओवरहेड हम वापस से रिपीट कर देता है। फैक्ट्री ओवरहेड खर्चा लगा है 2,60,000, बोलते हैं इसमें आधा फिक्स्ड है, आधा वेरिएबल। अब कॉस्ट शीट में हम लोग क्या निकालते हैं? कितना कस्टमर से रिकवर कर रहे हैं। अब आधा फिक्स्ड है, आधा वेरिएबल, इसका मतलब क्या? इस 2,60,000 को देखो, आधा फिक्स्ड है 1,30,000, आधा वेरिएबल है 1,30,000। क्वेश्चन में बोला हुआ भी है इनडायरेक्ट एक्सपेंस मतलब ओवरहेड आर एब्जॉर्ब्ड इन कॉस्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी। इसको रिकवर करना है नॉर्मल कैपेसिटी के बेसिस पे, नहीं बोलता तब भी वही करते हैं। फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट हम लोग हमेशा करते हैं नॉर्मल कैपेसिटी पे। चलिए फिक्स कॉस्ट 1,30,000। साल के बिगिनिंग में सोचे कितना यूनिट बनाएंगे? 20,000। यानी पर यूनिट कितना रिकवर करेंगे? 6.5 रुपया करके। एक्चुअल में कितना यूनिट बनाया? 15,000, तो रिकवर कितना करेगा? 15,000। खर्चा 1,30 ही लगेगा, पर कॉस्ट शीट में हम लोग क्या निकालते हैं? कितना हम लोग रिकवर करेंगे कस्टमर से। तो 1,30 करेंगे 20,000 यूनिट पे, तो पर यूनिट कितना? एक्चुअल में कितना यूनिट बनाए? 15,000, तो कितना रिकवर करेंगे। डन। अब मेरा वेरिएबल हमेशा एक्चुअल पे ही डिपेंड करता है, तो भैया वेरिएबल तो एक्चुअल पे ही डिपेंड करता है, जो 15,000 यूनिट था पर यूनिट, और बनाए भी कितना? 15,000, तो इंटू 15,000। यानी इसमें करना क्या है? पहले सेग्रीगेट करना है फिक्स्ड और वेरिएबल कितना। फिक्स्ड डिपेंड करता है नॉर्मल कैपेसिटी डिवाइड की नॉर्मल कैपेसिटी पे रेट निकालने के लिए। मेरा वेरिएबल डिपेंड करता है एक्चुअल डिवाइड की एक्चुअल से रेट निकालने के लिए। मिल गया। अब इतना आया पर यूनिट जो रिकवर करेंगे, एक्चुअल में जितना यूनिट बनाया उससे मल्टीप्लाई कर उतना रिकवर किए हैं। तो अगर आप लोग कैलकुलेट करके देखो तो ये देखना, ये वैल्यू आ जाएगा 97,500 प्लस 1,30,000, जो कितना बनेगा? 2,27,500। डन। अब जो मेरा नॉशनल रेंट ऑफ ओन प्रेमाइसेस है, नॉशनल रेंट ऑफ ओन प्रेमाइसेस, और हम लोग फैक्ट्री प्रेमाइस माने खुद का फैक्ट्री था और हम उसी को यूज कर रहा है, तो मेरा एक्सप्लिसिट कॉस्ट कुछ नहीं लगा, पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुआ। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फाइनेंशियल का पार्ट नहीं बनता, पर कॉस्टिंग का पार्ट बनता है। तब इस केस में हम लोग उसको फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट के साथ जोड़ेंगे, 12,000, यह कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड बोलता है पूरा फिक्स्ड है, यानी 1,05,000 पूरा फिक्स्ड है, तो 1,05,000 फिक्स्ड है, तो डिवाइड बाय 20,000 पर यूनिट मिला, इंटू 15,000 करेंगे। कैलकुलेट करके देखना ये कितना आएगा? 78,750। यह एडमिन ओवरहेड। मेरा सेलिंग ओवरहेड 85,000 बोलता है पूरा वेरिएबल है, तो वेरिएबल तो 85 का 85 भी आ जाएगा। यह है कॉस्ट ऑफ सेल, सेल वैल्यू पता है, ऐड आया प्रॉफिट, बैलेंस फिगर। अब इसके बाद रिकंसिलेशन बनाना है, कॉस्टिंग से शुरू किया जो कॉस्ट शीट में है, फाइनेंशियल का प्रॉफिट है। अब जैसे फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट में रिकवर किए 2,27,500, पर फाइनेंशियल में खर्चा कितना लगा है? 2,60,000, यानी फाइनेंशियल में एक्स्ट्रा खर्चा कितना लगा? 32,500, जिससे फाइनेंशियल का प्रॉफिट कम होगा। कॉस्टिंग का ज्यादा था, फाइनेंशियल का कम होगा, ज्यादा से कम करना है, क्या करेंगे? लेस। सिमिलरली एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में भी वही होगा। नॉशनल रेंट खाली कॉस्टिंग में लगा था, पर फाइनेंशियल में नहीं लगा, तो फाइनेंशियल का प्रॉफिट ज्यादा बढ़ाएंगे। इसके 2 आइटम और था, एक डिविडेंड जो फाइनेंशियल के प्रॉफिट को बढ़ाता है, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो फाइनेंशियल के प्रॉफिट को कम करता है, ऐड और लेस कर दी। ठीक। सो ये क्वेश्चन होने लायक था। आप लोग मिस्टेक क्या कर सकते थे? एक नॉशनल रेंट का, और दूसरा फिक्स्ड वेरिएबल में कहीं लोचा कर सकता था, पर अदरवाइज ये क्वेश्चन ठीक था, नॉट डिफिकल्ट।
चलो ठीक है, तो एक मॉडरेट कैटेगरी का क्वेश्चन बनेगा। अब अगला क्वेश्चन है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का। अब इस क्वेश्चन का देखो ऐसा है ना, अब इस तरह का क्वेश्चन हम लोग किए थे, पर इसमें 3 पार्ट है, हम लोग 2 पार्ट तक ही किए थे। अगर पेज 221 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेगा, यहाँ पे 2 आइटम है, 3 प्रोडक्ट है, यहां 3 आइटम है, 3 प्रोडक्ट है। कॉस्ट एलोकेटेड टू ईच प्रोडक्ट निकालना है, कॉस्ट ऑफ अनयूज्ड कैपेसिटी निकालना है, कॉस्ट एलोकेटेड टू ईच प्रोडक्ट निकालना है, कॉस्ट ऑफ अनयूज्ड कैपेसिटी निकालना है। तो 2 पार्ट तक तो किया हुआ है, तीसरा पार्ट एक वो लोग जोड़ा है जो इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा बना दिया। अब 10 मार्क का क्वेश्चन है, अगर अज्यूमिंग ये दोनों माइट भी 5-6 मार्क का होगा, ये माइट भी 4 मार्क का होगा, तो 6 मार्क तक का बड़ा इजी क्वेश्चन है। 4 मार्क का हम ये नहीं बोलेगा डिफिकल्ट है, पर हाँ थोड़ा सा बुद्धि लगाना है, वो मैनेजेबल है क्वेश्चन। पहला एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एक्टिविटी बता दिया, कॉस्ट ड्राइवर बता दिया, कॉस्ट पूल बता दिया, तो कॉस्ट पूल को कॉस्ट ड्राइवर से निकाले, मेरे को रेट पर ड्राइवर मिल जाएगा। 3 लाख बाय 30,000 रुपीज 10 पर लेबर आवर, 1,80,000 बाय 600 300 रुपए पर प्रोडक्शन रन, 2,40,000 बाय 8,000 इंस्पेक्शन 30 रुपए पर इंस्पेक्शन। बहुत इजी, पहला वेरी इजी। अब अगला, ये मेरा पहला टेबल, बस खाली कॉलम और ऐड करना था। अगला मेरे को कैलकुलेट करना है ओवरहेड। तो देखो पी क्यू आर, डायरेक्ट लेबर आर दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई करेंगे लेबर आर रेट पर लेबर आर से, प्रोडक्शन रेट रन दिया है तो मल्टीप्लाई करेंगे रेट पर प्रोडक्शन रन, क्वालिटी इंस्पेक्शन दिया है मल्टीप्लाई करेंगे 30 रुपए पर इंस्पेक्शन। तो ये तीनों को इंटू 10, ये इंटू 300 इंटू 30 ऐड करके देखेंगे इतना इतना कॉस्ट आ जाएगा। पहला पार्ट डन। अब अगला बोलता है अनयूज्ड कैपेसिटी का कॉस्ट निकालो। अनयूज्ड कैपेसिटी का कॉस्ट, अब अनयूज्ड कैपेसिटी देखो, डायरेक्ट लेबर अगर आर तुम लोग देखेगा टोटल था 30,000, पर ये यूज कितना किया, 10 + 8 18 + 6 24, 30,000 में 24,000 यूज किया, मतलब अनयूज्ड है 6,000। एट द रेट 10 कॉस्ट कितना आया 60,000। प्रोडक्शन 200 600 था, यूज कितना किया 200 + 180 380 + 160 मिला के 540, 600 - 540 कितना आएगा 60, 60 × 300 18,000। क्वालिटी इंस्पेक्शन कुल मिला के 8,000 था, यूज कितना किए हैं 7,000, अभी भी अनयूज कितना रह गया 1,000, 1,000 × 30 कितना आएगा 30,000, मिलाकर कितना आया 1,08,000 कॉस्ट ऑफ अनयूज्ड कैपेसिटी। तो पहला दोनों पार्ट होने लायक था, ये आप लोग से होना चाहिए था। जो हमारा पार्ट 3 था, अब ये इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा बनाया। क्या है, क्या बोला है, A potential customer has approached the company for supply of 12,000 unit of a new product S to be delivered in lot of 1,500 यूनिट पर क्वार्टर। एक कस्टमर आया, बोला कुल मिला के आपसे हम 12,000 यूनिट लेंगे, पर हर क्वार्टर का 1,500 यूनिट करके ही लेंगे। बहुत अच्छा बात है। दिस विल इन्वॉल्व एन इनिशियल डिजाइन कॉस्ट ऑफ 30,000। इनिशियल डिजाइन कॉस्ट ऑफ 30,000, मेरा डिजाइन कॉस्ट लगेगा 30,000, ठीक है। मेरा डिजाइन कॉस्ट लगेगा 30,000, और डिजाइन कॉस्ट क्या होता था, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का ये वाला पोर्शन आप लोगों को समझना कितना इंपॉर्टेंट हो गया। इसी पेपर में 2 जगह इसका एप्लीकेशन आ गया, कॉस्ट शीट में और एक इसमें। तो जो मेरा डिजाइन कॉस्ट है वो क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस। इनिशियल डिजाइन कॉस्ट लगेगा 30,000, इनिशियल डिजाइन कॉस्ट लगेगा 30,000, पर ये तो जितना यूनिट बनाएंगे उस पूरे के लिए में अपोर्शन करना पड़ेगा। हर साल तो लगेगा नहीं कि हर साल की कॉस्ट शीट में जोड़ दें। शुरू में डिजाइन के 30,000 लगा, अब जितना यूनिट बनाएंगे उसमें मेरे को बांटना है, तो पर यूनिट कितना हम लोग लेंगे, 2.5 रुपया पर यूनिट करके। पर क्वार्टर प्रोडक्शन पे मेरा खर्चा क्या लगा दिया हुआ है, मेरे को कॉस्ट शीट बनाना है, सेग्रीगेटिंग बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, कंप्यूट द सेल्स वैल्यू पर क्वार्टर, और लास्ट में ऐड करना है मार्कअप ऑफ 20% कॉस्ट माने प्रॉफिट। तो डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, इस क्वार्टर में क्या लगा 18,000 लिख दिए। डायरेक्ट वेजेस है नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। डिजाइन कॉस्ट कितना है 30,000 था 12,000 यूनिट के लिए, तो पर यूनिट आया 2.5। कितना यूनिट बनाना है पर क्वार्टर 1,500, तो कितना आएगा 1,500 × 2.5 3750।
ये दोनों आए डायरेक्ट मिला के प्राइम कॉस्ट। अब अगला बोलता है डायरेक्ट लेबर आर इतना लगा, प्रोडक्शन रन इतना लगा, क्वालिटी इंस्पेक्शन इतना लगा। ये क्यों दिया हुआ है? ये दिया हुआ है ओवरहेड कैलकुलेट करने के लिए। देखो लेबर आर का रेट, प्रोडक्शन रन का रेट और इंस्पेक्शन का रेट निकाला हुआ था। तो लेबर आर, प्रोडक्शन रन, क्वालिटी इंस्पेक्शन का रेट निकाला हुआ था, अपने अपने से मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 15,000, ये कितना आएगा 4,500, ये कितना आएगा 7,500, कुल मिला के कितना बनेगा 27,000। क्या आया ओवरहेड 27,000, कुल मिला के टोटल कॉस्ट ऐड करेंगे प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट मिलेगा सेल में। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 को देखे, 3 का पार्ट ए, चलो ठीक है, पार्टली होगा पार्टली नहीं होगा। ये 6 मार्क पूरा होने लायक था, तो आई थिंक ये होने लायक क्वेश्चन था। अब मान लो पहला क्वेश्चन 10 नंबर ठीक था, उसमें मान लो नॉस्टल रेट अगर मान लो इग्नोर किया तो 2-3 नंबर जाएगा, तो 7 नंबर उसका और 6 नंबर इसका, 13 नंबर का रीजनेबल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। और ये जितना हम एक बार बोल रहे हैं, हम एक एवरेज मार्क्स के हिसाब से बोल रहे हैं, ठीक। चलो अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट है, प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। इस तरह का हमारा एक क्वेश्चन किया हुआ है, हम बता देगा कहां किया हुआ है। तुम लोग देखेंगे एक बात, इस हम क्या बोलते हैं, इस तरह का किया हुआ है। ये पेपर ऐसा पेपर था ना, और जब हम लोग बोलते हैं इस तरह का किया हुआ है, तो हम लोग जो बुक बनाते हैं पूरा आईसीए के स्टडी मटेरियल के बेसिस पे बनाते हैं, अपने आप से कुछ नहीं बनाते। आईसीए का स्टडी मटेरियल, पास्ट पेपर्स, आरटीपी, एमटीपी, बस वही सब हमारा बेस होता है। अब जब ये पेपर कभी बनता है तो जनरली क्या होता है, वो लोग सेम क्वेश्चन डाल देता है, आईसीए का सेम क्वेश्चन डाल देता है। अब ये जो पेपर बना उसमें एग्जैक्ट सेम वर्ड टू वर्ड में क्वेश्चन नहीं डाला, इस तरह का, हम बार बार बोल रहे हैं इस तरह का, हम दिखा भी रहे इस तरह का क्वेश्चन किस तरीके से आया। तो यहां पे आपको हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा माइंड अप्लाई करना पड़ रहा है। क्वेश्चन कुछ कुछ इजी भी है, कुछ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कुछ डिफिकल्ट है, मैनेजेबल पेपर है, एटलीस्ट पास होने लायक तो है, 60 के लायक भी रहेगा। अब कोई सोचे 90 प्लस, तो ये पेपर में थोड़ा सा चैलेंज है 90 प्लस हो मतलब आने वाले का आएगा भी, पर ये नहीं कि हाँ हर किसी का आ जाए, वैसा पेपर बिल्कुल नहीं है। पास होने लायक डेफिनेटली है, और कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छा था, बस उसको देख के कोई पैनिक कर जाए, कोई सोचे यार क्वेश्चन तो मेरा सबसे इजी चैप्टर था, वो मेरे से गलत हुआ, अब मेरे को आता ही नहीं कॉस्ट। अगर एग्जाम के बीच में मन में ख्याल आ गया तब तो भैया पेपर खत्म कर चुके हैं। ईगो पे लेके नहीं बैठना चाहिए कि हाँ ये मेरा फेवरेट था, मेरे को आना चाहिए। और आईसीएस सोच लिया एक पर्टिकुलर चैप्टर से ऐसा क्वेश्चन देगा जो नहीं आएगा तो नहीं आएगा, ईगो को सेट असाइड करना। चलो क्वेश्चन 4 का पार्ट क्या है ये, प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। 3 प्रोसेस XYZ का इंफॉर्मेशन दिया है, मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस, ओवरहेड दिया है इतना, और बोलता है वो क्या होगा 150% ऑफ वेजेस, यानी हर एक में जितना वेजेस है उसका 150% रहेगा प्रोडक्शन ओवरहेड। तो 4,000 का 150%, 3500 का 150%, 150%, ठीक। प्रोसेस एक्स में 15,000 यूनिट एट द रेट 2 रुपए लेकर आए हैं, प्रोसेस एक्स में 15,000 एट द रेट 2, 30,000 आया, और खर्चा लगा 2600, 4,000 एंड 6,000। बड़ा इजी था। बोलता हर एक का प्रोसेस का आउटपुट अगले प्रोसेस में जाएगा, और फाइनली एफजी के अंदर में 12,000 यूनिट निकलेगा प्रोसेस जेड से। मेरा ओपनिंग और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी कुछ नहीं है, हर एक में लॉस क्या है दिया हुआ है 6%, वाई का लॉस निकालना है, जेड का नॉर्मल लॉस दिया हुआ है, और स्क्रैप पर यूनिट दिया है। कैलकुलेट क्या करना है, प्रोसेस वाई में परसेंटेज ऑफ वेस्टेज क्या रहेगा। जब एक बात बोलता है प्रोसेस वाई से जो जेड में जा रहा है वो 4 रुपया पर यूनिट के रेट में जाएगा, तो नॉर्मल लॉस का परसेंटेज निकालना है जब ये दिया हुआ है। अब तुम लोग देखिएगा ना, अगर आप लोग थोड़ा देखो तो एक इस तरह का क्वेश्चन था जहां पे मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, ओवरहेड 160% ऑफ लेबर, वहां 150% ऑफ लेबर था। यहाँ पे ए का, बी का नॉर्मल लॉस दिया हुआ है, रेट तीनों का दिया हुआ है, कैलकुलेट करना था परसेंटेज ऑफ वेस्टेज इन प्रोसेस सी, यहां सी की जगह बोल दिया बी, तो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। ये क्वेश्चन इस तरह का किया हुआ है, आप लोगों को करना है। अब यहाँ पे जो ऐसे लाइन में दिया वो एक टेबल बनाकर दिया है, बाकी क्वेश्चन में भी बहुत बड़ा बदलाव नहीं है। तो देखिए 15,000 का 6%, नॉर्मल लॉस एट द रेट 1.1,
900 बेच के मिला 990। अब सिंस क्वेश्चन में नहीं बताया कितना यूनिट एक्स से वाई में जा रहा है, तो हम लोग मानेंगे बाकी पूरा वाई में गया, तो वाई में जा रहा है इतना, उसका वैल्यू क्या आएगा, जस्ट टोटल माइनस दिस, ये आया वैल्यू। अब वाई में जो एक अच्छा पार्ट है वो आप लोगों को समझाना है मेरे को, हम समझा देता है। तो इतना यूनिट आया एक्स से, ये वैल्यू है। वाई में और खर्चा क्या लगा, 2250, 3500, 5250, यहां तक लिख दिए। वाई में नॉर्मल लॉस क्या है नहीं पता, एक्स मान लीजिए। अब ये टोटल 14100 है, तो इसका टोटल भी 14100 रहेगा। अगर नॉर्मल लॉस को एक्स माने तो जो जेड में जा रहा है उसका क्वांटिटी क्या होगा, 14100 माइनस एक्स। ये अगर एक्स है तो ये क्या होगा, 14100 माइनस एक्स। नॉर्मल लॉस को किस रेट में बेचना है, 2 के रेट में। और जो वाई से जेड में जा रहा है किस रेट में जा रहा है, 4 रुपया पर यूनिट के रेट में, तो ये रेट है 4। तो अगर आप लोग मल्टीप्लाई करो तो x इंटू 2x, और 14100 माइनस एक्स इंटू 4, तो 56400 माइनस 4x जाएगा ये दो अमाउंट। और ये टोटल मिला के होना चाहिए इस टोटल के बराबर 52610। अगर आप लोग सॉल्व करेंगे x का वैल्यू आएगा 1895। तो नॉर्मल लॉस का परसेंटेज क्या होगा, 1895 आउट ऑफ 14100 इंटू 100, 13.44%। तो मेरा पहला पार्ट हो गया। अब x का वैल्यू अगर ये आ गया, हम लोग ये वैल्यू पुट कर देंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो मेरा प्रोसेस y का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। z में कितना गया, वो आ जाएगा इतना। z में मटेरियल, लेबर और ओवरहेड क्या लगा दिया हुआ है। आगे बोला था fg में जा रहा है 12000 यूनिट, तो fg में गया 12000 यूनिट। नॉर्मल लॉस है 5%, 205 का 5%, @1 लिख दिए। अब पहला काम क्वांटिटी मैच करना है जो एक्स और वाई में नहीं था। तुम लोग देखिए यहां 12610 है, तो इधर भी 12610 होना चाहिए, यानी यहाँ पे अबनॉर्मल गेन आएगा 405 का। अब मेरे को रेट निकालना है, क्रूड यूनिट अबनॉर्मल गेन का कैसे मिलेगा, टोटल कॉस्ट माइनस सेल ऑफ स्क्रैप ये है, डिवाइडेड बाय इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस ये है। यह रेट 4.9771। इस रेट को यहां पुट करना, वैल्यू निकालना, मेरा दोनों साइड का अमाउंट और मैच अमाउंट आ जाए। डन। सो ये वाला क्वेश्चन ठीक था, मॉडरेट क्वेश्चन था। सिंस यहाँ पे एक नॉर्मल लॉस का क्वांटिटी निकालना था, ऑल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन किया रहता है, पर एग्जाम के पहले कोई रिवाइज ना करे, स्ट्राइक ना करे, तो उससे मिस्टेक हो सकता है। तो ये था हमारा ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी था, ये तो भैया सेम क्वेश्चन आ गया ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का। इंश्योरेंस का है, ये तो एग्जैक्ट आ गया जो पेज 260 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इंश्योरेंस के ऊपर में जहां मेरे को सेग्रीगेट करना पड़ता था कि मेरा कॉस्ट किस किस में क्या लगा, कैलकुलेट करना है टोटल कॉस्ट, मार्केटिंग, ऑपरेशन, आईटी सपोर्ट में, कॉस्ट पर पॉलिसी, और ये सब कुछ निकालना है। आप देखो वही क्वेश्चन है, टोटल कॉस्ट सेग्रीगेट करना है मार्केटिंग सपोर्ट, ऑपरेशन, आईटी सपोर्ट में, कॉस्ट पर पॉलिसी निकालना है। बस खाली ये क्वेश्चन आप लोग का एक बार किया हुआ होना चाहिए था। ये आप लोग के नए स्टडी मटेरियल के अंदर में था आईसीआई का, जो हम लोग किए हुए थे अपने बुक के अंदर में इंक्लूड करके, तो सेम क्वेश्चन आ गया था, वैल्यूज थोड़ा अलग था, बाकी सेम क्वेश्चन आ गया था। अब यहाँ पे एक आईटी कॉस्ट का क्वेश्चन मार्क था, नंबर ऑफ पॉलिसी दिया हुआ था, टोटल इंश्योर्ड वैल्यू 3500 करोड़, कॉस्ट पर रुपये ऑफ इंश्योर्ड वैल्यू। तो कॉस्ट पर रुपये ऑफ इंश्योर्ड वैल्यू क्या होता है, नाम खुद बता रहा है, कॉस्ट पर रुपये ऑफ इंश्योर्ड वैल्यू, ये था 0.002। इंश्योर्ड वैल्यू है 3500 करोड़, ये वैल्यू यहां पुट करेंगे, तो टोटल कॉस्ट क्या आएगा, 3500 करोड़ इंटू 0.002 जो आएगा 7 करोड़। टोटल कॉस्ट आया 7 करोड़। इस टोटल कॉस्ट में से ये सबको लेस कर देंगे, आईटी कॉस्ट अपने आप आ जाएगा। अब जो हम लोग किए थे उसमें सारा कॉस्ट दिया हुआ था, इसमें क्वेश्चन मार्क मार दिया, तो हर एक क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा वो घुसाया है ट्रिक्स, बस उतना हम लोग को समझना है। इसको बांटना है मार्केटिंग एंड सेल्स, ऑपरेशन, आईटी कॉस्ट, सपोर्ट फंक्शन में। तो आईटी कॉस्ट तो ये रहा, सपोर्ट में जैसे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो जनरल नेचर का वो सब सपोर्ट में आएगा।
तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, क्लेम मैनेजमेंट ये ऑपरेशन का पार्ट हो गया, एम्प्लॉय सपोर्ट, पोस्टेज सपोर्ट, पॉलिसी को इशू करना ऑपरेशन का पार्ट, फैसिलिटी सपोर्ट, मार्केटिंग, मार्केटिंग सेल्स, पॉलिसी डेवलपमेंट, मार्केटिंग सेल्स, पॉलिसी सर्विस करना, एग्जीक्यूट करना ऑपरेशन, लास्ट में मार्केटिंग एंड सेल्स। बस एक क्वेश्चन था, कॉस्ट पर पॉलिसी निकालना है, टोटल कॉस्ट बाय नंबर ऑफ पॉलिसी। आगे तो एक क्वेश्चन बस आपका पहले किया हुआ होना चाहिए, अगर किया हुआ है तो एक क्वेश्चन लॉलीपॉप था, नहीं किया हुआ है तो ये होगा भी नहीं। सीधा सीधा बात है, अगर ये पहले नहीं पढ़े थे तो ये होगा भी नहीं। तो पेपर वैसे देखा जाए तो अच्छा पेपर बन रहा है, मतलब आपको हर एक छोटा से छोटा चीज आपको पूरे पेपर में आना चाहिए। और बेस्ट पार्ट इस पेपर का, हमारे सिलेबस में अगर 15 चैप्टर है, 15 का 15 चैप्टर को टच किया है, हर चैप्टर से प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा है। तो कुछ लोग बोलते हैं ना कि बताइए कौन सा चैप्टर छोड़ के चले जाए, कुछ मत छोड़ के जा भाई, सबसे पूछता है ये। चलो अगला पार्ट थी सबसे इजी, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इजी क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर, सिंपल क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का। कमेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 अप्रैल 2020, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू दिया हुआ है 10 लाख। द वैल्यू ऑफ वर्क कंप्लीटेड अप टू 28 फरवरी 2021, मेरा बर्थडे 28 फरवरी, was certified by architect and as a matter of policy, यानी 28 फरवरी को आगे आर्किटेक्ट सर्टिफाई करके चला गया। द कॉन्ट्रैक्टी हैज रिटेन्ड 1,30,000 विच इज 20% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। जैसा कि हमें पता है जितना वर्क सर्टिफाई होता है पूरा पैसा नहीं मिलता, कुछ वो पैसा देता है, कुछ रिटेन कर लेता है। बोलता है 1,30,000 रुपया रिटेन किया, जो क्या था 20% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। 1,30,000 क्या है 20% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, यानी वर्क सर्टिफाइड कितना है 1,30,000 बाई 20%, जो कितना आएगा 6.5 लाख। तो देखो मेरा वर्क सर्टिफाइड सीधा सीधा नहीं दिया था, इस तरीके से निकालना पड़ा। ठीक है, ये कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं था। अब 28 फरवरी को आर्किटेक्ट चला गया, पर एक महीना और काम तो हुआ होगा, पर वो सर्टिफाई नहीं हुआ, मतलब वर्क अनसर्टिफाइड है। द कॉस्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड सब्सिक्वेंट टू आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट वाज 30,000। आर्किटेक्ट के सर्टिफिकेट के बाद और जो काम हुआ वो 30,000 है, वो अनसर्टिफाइड है। तो स्टेज 2 वर्क सर्टिफाइड 6.5 लाख, अनसर्टिफाइड 30,000। अब आगे द एक्सपेंडिचर इनकर्ड रिलेटेड टू मटेरियल परचेज, वेजेस, अदर चार्जेबल एक्सपेंस, सब मिला के सारा खर्चा 5,10,000 टू मटेरियल, वेजेस, चार्जेबल एक्सपेंस। मटेरियल ऑफ वैल्यू ऑफ 20,000 वर लाइंग ऑन साइट, क्लोजिंग स्टॉक है 20,000, क्लोजिंग स्टॉक है 20,000, क्लोजिंग स्टॉक 20,000। प्लांट स्पेशली परचेज किए थे इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए 40,000 का, और 31 मार्च के बाद ये वैल्यू हो गया 25,000, यानी डेप्रिसिएशन कितना है 15,000। ठीक, तो दिस प्लस दिस माइनस दिस, या अकाउंटेड 5,05,000। वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड को लेस करो, नॉशनल प्रॉफिट आया इतना। कैलकुलेट करना है, वर्क सर्टिफाइड पता है, कैश रिसीव्ड कितना आएगा 6.5 लाख, वर्क सर्टिफाइड रिटेन किया 1,30,000, कैश कितना दिया 5,20,000, और लास्ट में कैलकुलेट करना है नॉशनल प्रॉफिट, जो इजीली मिल गया। सो ये क्वेश्चन काफी इजी था। अब देखो तो ये 5 मार्क तो फ्री का, बोनस का 5 मार्क था। इंश्योरेंस वाला आपको आता है तो हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, पर हमारा किया हुआ है, हम अज्यूम करते हैं आप लोग को आना चाहिए। इस टाइप का क्वेश्चन भी हमारा किया हुआ था। सो चलो ये 20 में अगर एवरेज में माने क्वेश्चन नंबर 4 में, सो 15 मार्क का तो आप लोग को आना चाहिए। चलो अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन है जिसमें कुछ लोग अटके हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एक और अच्छा क्वेश्चन। अब जो भयानक क्वेश्चन है ना, उसमें पूरे पेपर में कॉस्ट शीट है, जो रॉन्ग होता। अगला स्टैंडर्ड कॉस्टिंग काफी लोग का गलत होता है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का आए लोग कर लेते हैं, बाकी कुछ भी आ जाए, ओवरहेड वेरिएंस आ जाए, लेबर वेरिएंस आए, लोग को वैसे कुछ ना कुछ गलती हो जाता है, स्पेशली अगर ये आइडल टाइम के साथ आ जाए। चलो एनीवेज ये क्वेश्चन देखते हैं, पर ये क्वेश्चन काफी इजी है। देखिए क्या लिखा हुआ है। क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट डीजे इज 25 यूनिट पर आवर इन अ मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ऑफ अ कंपनी एम्प्लॉइंग 100 वर्कर्स। एक फैक्ट्री में 100 वर्कर है और 25 यूनिट पर आवर करके स्टैंडर्ड आउटपुट है, हर घंटे में 25 यूनिट बनना चाहिए। इन अ 40 आवर वीक डिपार्टमेंट ने बनाया 960 यूनिट। तो देखो भैया हर घंटे में 25 यूनिट बनना चाहिए, और अगर 40 घंटा काम हो रहा है तो कितना यूनिट बनना चाहिए था, एक घंटे में 25 यूनिट बन रहा है, और अगर 40 घंटा काम हो रहा है तो आइडियलिस्टिकली कितना यूनिट बनना चाहिए 40 इंटू 25, जो कितना आएगा 1000 यूनिट। ये हो गया स्टैंडर्ड आउटपुट। स्टैंडर्ड में 1000 यूनिट बनना चाहिए, पर एक्चुअल में कितना बना 960। ठीक है,
याद करना, जब भी हम लोग स्टैंडर्ड आर लेते हैं हम लोग हमेशा लेते हैं फॉर एक्चुअल आउटपुट। बनाना चाहिए था 1000 पर बनाया है 960। ठीक। डिस्पाइट 5% ऑफ टाइम पेड वॉज लॉस्ट ड्यू टू अबनॉर्मल रीजन। जितना देर एक्चुअल में काम किया उसका 5% अबनॉर्मल लॉस है, आइडल टाइम है। द अर्ली वेज रेट एक्चुअली पेड वर 6.2, 6 एंड 5.7। एक्चुअल रेट दिया हुआ है 6.2, 6 एंड 5.7। जो वैल्यू पता रहेगा उसको हम साथ में येलो से हाईलाइट करता रहेगा। अब होता 3 तरह के वर्कर थे, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ए में 10, बी में 30, सी में 60 वर्कर। कुल मिला के 100 वर्कर था। ए बी सी 3 वर्कर है, 10, 30 और 60। अब देखो नंबर ऑफ वर्कर्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ वर्कर्स दिया हुआ है 10, 30 और 60। हर वर्कर 40 घंटा काम कर रहा है एक वीक में। तुम लोग अगर देखेगा एक चीज तो देखो थोड़ा इस तरह का क्वेश्चन हो जाता है। नंबर ऑफ वर्कर्स दिया हुआ है, एक्चुअल वेज रेट दिया हुआ है, 40 घंटा वीक में काम किया, स्टैंडर्ड में 2000 बनाना चाहिए, 80 में 1600 बनाया, ये मेरे को निकालना पड़ा। ये 1000 है, यहाँ पे 960 पर। ठीक है, 4 घंटा लॉस हुआ तो 40 में 4 घंटा लॉस हुआ मतलब 10%, वहां पे 5% है। पर हाँ थोड़ा अलग टाइप, तो इससे थोड़ा रिलेट कर सकते हैं क्वेश्चन। अब हर वर्कर 40 घंटा काम कर रहा है तो 10 वर्कर कितना घंटा काम करेगा? 10 इंटू 40 400, 30 इंटू 40 1200, 60 इंटू 40 2400। एक्चुअल आर एक्चुअल रेट है तो एक्चुअल कॉस्ट तक तो आ गया। अब स्टैंडर्ड में भी काम तो इतना ही घंटा होना चाहिए। दस वर्कर है तो 10 इंटू 40 400 घंटा काम होना चाहिए। पर आइडियलिस्टिक लेते हैं आउटपुट को बनाने के लिए 1000, पर एक्चुअल में कितना बनाया? 960। तो स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट का यही खासियत है, स्टैंडर्ड आर लगना चाहिए था 1000 घंटा, सॉरी 400। कितने यूनिट के लिए? 1000, पर असली में बनाए 960। तो क्या होगा? कैलकुलेट करके देखेगा, ये आएगा 384 आर। सिमिलरली अगले वाले में 30 वर्कर था तो क्या आएगा? 30 इंटू 40 इतना घंटा, 1000 के लिए तो 960 के लिए कितना? इतना। अगले वाले में 60 वर्कर तो 60 इंटू 40 बाय 1000 इंटू 960 इतना। डन। तो हम लोग यहां तक तो आइडेंटिफाई कर लिए। 3 कॉलम पता चला, स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आर, एक्चुअल वेज। अब आगे बोलता है स्टैंडर्ड वेज रेट पर लेबर इज सेम फॉर ऑल द वर्कर्स। स्टैंडर्ड रेट बताया नहीं है, बोलता पर सेम है। पर लेबर एफिशिएंसी क्या बोल दिया? 240 रुपया फेवरेबल। तो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस है 240 रुपया फेवरेबल। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल प्रोडक्टिव आर इंटू स्टैंडर्ड रेट, 240 रुपया फेवरेबल। स्टैंडर्ड आर कुल मिला के 3840, एक्चुअल प्रोडक्टिव आर, एक्चुअल आर 4000 है, पर इसमें बोलता है 5% अबनॉर्मल लॉस हुआ था। तो एक्चुअल आर को अगर हम लोग बांटे एक्चुअल प्रोडक्टिव आर और आइडल टाइम में, तो हर एक का 5% माइनस कर, वो आइडल टाइम है, बाकी एक्चुअल प्रोडक्टिव आर। तो 4000 में से 5% हटा 200, बाकी कितना बचता है? 3800। स्टैंडर्ड रेट सबका सेम है, इसीलिए हम ये काम कर पाया। इक्वल टू 240 सॉल्व करना, स्टैंडर्ड रेट कितना बन जाएगा? 6 रुपया पर आर। ये कैलकुलेशन करना इस क्वेश्चन का एक अच्छा पार्ट था। 6 रुपया आया, स्टैंडर्ड कॉस्ट मिल गया, कॉस्ट कार्ड बन गया। अब मेरा कॉस्ट कार्ड हो गया, अब इजीली हम लोग सारा वेरिएंसेस निकाल पाएंगे। पहला है लेबर कॉस्ट वेरिएंस, कैसे मिलेगा? स्टैंडर्ड कॉस्ट 23040 माइनस एक्चुअल कॉस्ट 23360। अगला लेबर रेट वेरिएंस, क्या फॉर्मूला है? स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आर। तो 6 माइनस 6.2 इंटू 400 जाएगा 80 एडवर्स। अगले वाले में 6 माइनस 6 0 हटा दे, 6 माइनस 5.7 0.3 इंटू 2400 जाएगा 720 फेवरेबल, मिला के 640 फेवरेबल। अगला लेबर गैंग वेरिएंस। गैंग वेरिएंस मतलब मिक्स वेरिएंस। मिक्स वेरिएंस तब आता है जब रेशियो चेंज होता है, पर यहाँ रेशियो तो सेम रह गया था। तुम लोग रेशियो निकाल के देखेगा, सेम रेशियो है, यहाँ पे 136, इधर भी 136, तो ये रहेगा 0।
और मिक्स वेरियंस कुछ नहीं है, मतलब जो एफिशिएंसी वेरियंस है वही मेरा यील्ड वेरियंस होगा। एफिशिएंसी वेरियंस का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल प्रोडक्टिव आर इनटू स्टैंडर्ड रेट। एक वो तरीका है, वैसे कर लो, या सीधा सीधा देखो 3840 आर लगना चाहिए, पर एक्चुअल प्रोडक्टिव आर था 3800, तो 40 घंटा कम लगाया तो अच्छा एफिशिएंसी के साथ काम किया ना। तो 23,040 रुपया लगता 3840 घंटा काम के लिए, और 40 घंटा कम लगाया तो कितना एफिशिएंसी वेरियंस है। आइडल टाइम वेरियंस, आइडल टाइम इंटू स्टैंडर्ड रेट। आइडल टाइम क्या है, 4000 का 5% 200, स्टैंडर्ड रेट था 6 इंटू 1200, या 1200 एडवांस। डन। तो ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा, सिंपल क्वेश्चन नहीं है। 5 का भी बहुत इजी क्वेश्चन है, आई थिंक वापस से वन ऑफ द मोस्ट इजी क्वेश्चन 10 मार्क वाले कैटेगरी का। क्या है, PSU Limited manufactures and sells a single product and estimated the following related information for the period नवंबर 2020 से मार्च 2021। हर महीने का ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी दिया हुआ है, कितना यूनिट सेल करना है दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक मार्च में क्या रहेगा दिया हुआ है 10,000, और हर एक यूनिट को बनाने में रॉ मटेरियल ए लगेगा 2 kg, बी का लगेगा 3 kg। बनाना क्या है, बजट, सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, रॉ मटेरियल बजट फॉर ए एंड बी। यकीन मानो एक क्वेश्चन करने में मैक्सिमम 7-8 मिनट लगेगा। सेल्स बजट क्या है, जितना जितना यूनिट सेल करना है इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट। एक टेबल बनाएंगे, सेल्स क्वांटिटी, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेल्स वैल्यू आया, पहला पार्ट डन। आप प्रोडक्शन कैसे होता है याद करो, ओपनिंग एफजी प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग एफजी इज इक्वल टू सेल। तो प्रोडक्शन निकालना कैसे मिलेगा, सेल प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो सेल दिया हुआ है, ओपनिंग दिया हुआ है, खाली क्लोजिंग चाहिए। अब एक कॉमन सेंस का चीज है, जो दिसंबर में ओपनिंग था वो पिछले महीने का क्लोजिंग था, जो जनवरी का ओपनिंग था वो पिछले महीने का क्लोजिंग था, ये हुआ, और आखिरी महीने का क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ था 10,000 यूनिट। तो हर महीने का सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक कर देंगे, प्रोडक्शन मिल जाएगा। अब प्रोडक्शन बजट हुआ, फिर बोलते हैं रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट बनाने, तो भाई मेरे को प्रोडक्शन करना है इतना यूनिट्स, और क्या बोला, हर एक यूनिट को बनाने में रॉ मटेरियल ए का लगेगा 2 kg, बी का 3 kg। तो ए और बी कितना लगेगा, जितना यूनिट बनाना है इंटू 2 एंड इंटू 3। तो 25,500, मतलब ये लाइन इंटू 2 ये आया, पहला लाइन इंटू 3 ये आया, क्वेश्चन खत्म। तो ये एक बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग मान सकते हैं 10 नंबर का आप लोग को आ जाना चाहिए था। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भले मान लो नहीं भी आता तो। सो अगर हम लोग देखें, सो 63 मार्क्स का एक एवरेज पेपर था ये, 60 नंबर का एक एवरेज पेपर था जो होने लायक था, उसके ऊपर में आपको करना है, तो ऐसा नहीं है होने लायक नहीं था। जैसे कॉस्ट शीट का 10 नंबर होने लायक नहीं था, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मान लो नहीं हो पाता कुछ लोगों से, तो अराउंड बहुत ही अच्छा, जो मान लो काफी अच्छा तरीका से प्रैक्टिस किया है, वो इस पेपर को 80 मार्क्स के आसपास कर पाता। एवरेज में पेपर 50 to 60 मार्क्स प्लस अटेम्प्ट होने लायक था। फेल होने लायक ये पेपर बिल्कुल नहीं लग रहा है, कि इसमें कुछ कुछ चीज आप मैनेज कर सकते हैं। अब अगर मान लो इसमें से कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता, तो बताए सेफगार्ड के लिए हमेशा एक बड़ा अच्छा चीज होता है थ्योरी, और हम ये हर एक वीडियो में बोल बोल के थक गया, थ्योरी जरूर करना। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी का वीडियो में 1.5 डेज वाले में हम बोल बोल के थक गया, थ्योरी जरूर करना। अब पहले जो थ्योरी है, बेस्ट पार्ट थ्योरी का इंटरनल चॉइस होता है, 5 में 4 करना है, 5 थ्योरी है, ठीक। अब जो पहला वाला थ्योरी है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का, अगर आप लोग ने हमारा वीडियो देखा होगा तो कॉस्ट का थ्योरी क्लास 2 के अंदर में ये मेरा समझाया हुआ है, ये मेरा समझाया हुआ है, वो इस पेज में था। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर 4 तरीका का है। पहला कॉस्ट सेंटर, जहां पे खाली खर्चा लगता है। अगला वो डिपार्टमेंट जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है रेवेन्यू कमा कर देने का। तीसरा जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है रेवेन्यू एंड कॉस्ट दोनों का, यानी इवेंचुअली प्रॉफिट कमा के देने का। फोर्थ जो पैसा कमाया उसको आप इन्वेस्टमेंट करो। तो क्या बोला है, क्लासिफाई करके बता। परचेज करना है बॉन्ड, स्टॉक यानी शेयर्स, रियल एस्टेट,
तो ये इन्वेस्टमेंट सेंटर हो गया। रेलवे स्टेशन में टिकट काउंटर खोल के बैठा है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कमा के दे, रेवेन्यू सेंटर। एक ऑर्गेनाइजेशन का डिसेंट्रलाइज्ड ब्रांच, सेंट्रलाइज्ड होता तो कॉस्ट सेंटर बन जाता, डिसेंट्रलाइज्ड है मतलब हर एक को जिम्मेदारी दिया, भाई अपना अपना काम कर, कमा, खर्चा कर, प्रॉफिट कमा के दे। महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट सेंटर्स है। सेल्स डिपार्टमेंट, रेवेन्यू सेंटर। तो ये क्वेश्चन अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर पढ़े हैं तो 1 2 3, ये 3 तो आपको पक्का ही आना चाहिए, तो 5 में 3 नंबर के लायक ये क्वेश्चन था। अगला पूछा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इस पे हम लोग नोट बहुत अच्छे से क्लास में पढ़े हैं। व्हाट डज अ लार्ज मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंडिकेट, जितना बड़ा मार्जिन ऑफ सेफ्टी उतना सिक्योर कंपनी फील करेगा कि उतना ज्यादा बीपी के ऊपर ऑपरेट कर रहा है। हाउ कैन यू कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी, फॉर्मूला लिखो, प्रॉफिट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो या एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट, और एक इलस्ट्रेशन के साथ सॉल्व कर दो, ये इजी क्वेश्चन था। अब अगला है रोवन प्रीमियस बोनस सिस्टम does not motivate a highly efficient worker as a less efficient worker and a highly efficient worker can obtain same bonus under the system। एक क्वेश्चन हम लोग करते थे जहां पे हम लोग कैलकुलेट करके दिखाते थे, हम बताते हैं कौन सा। अगर आप लोग जैसे हम बताते हैं, जैसे बोनस एज पर हेल्थ से एंड बोनस एज पर रोवन इक्वल है, ये स्टेटमेंट कब ट्रू रहेगा, चलो एनीवेज ये हम लोग उससे डायरेक्टली रिलेट नहीं कर सकते, पर हाँ खुद एक एग्जांपल देके बता। अब जैसे मान लो हमारा 2 वर्कर है, एक मिस्टर राम, एक मिस्टर श्याम, टाइम अलाउड, टाइम टेकन, टाइम सेव्ड, रेट पर आवर, बोनस। ठीक, मान लो एग्जांपल है दोनों का टाइम अलाउड है 100 घंटा, ये लिया 80 घंटा, ये लिया खाली 20 घंटा, तो ऑब्वियस सा बात है ये हाईली एफिशिएंट वर्कर है, ये एफिशिएंट है पर थोड़ा कम एफिशिएंट है, ये टाइम बचाया खाली 20 घंटा, ये बचाया 80 घंटा, रेट पर आवर मान लो 10 है, बोनस एज पर रोवन एंड एज पर हेल्थ से क्या रहेगा। एज पर रोवन को पहले देखते हैं, एज पर रोवन क्या रहेगा, यहाँ पे खाली रोवन पूछा है, हेल्थ से पूछा ही नहीं है। टाइम टेकन इंटू टाइम सेव बाय टाइम अलाउड इंटू रेट पर आवर। अब कैलकुलेट करके देखो ये क्या बनेगा, 80 इंटू 20 बाई 100 इंटू 10, ये क्या आएगा 20 इंटू 80 बाई 100 इंटू 10। जरा सोच के देखो 80 इंटू 20 एंड 20 इंटू 80, एक ही तो बात हुआ। तो इसीलिए एक बहुत हाई एफिशिएंट वर्कर हमेशा रोवन प्लान से थोड़ा भागेगा। कारण क्या है, जो थोड़ा कम एफिशिएंट वर्कर है उसको भी उतना ही मिलेगा जितना एक हाईली एफिशिएंट वर्कर को मिल रहा है। इसी वजह से बस खाली एक एग्जांपल देके आप लोगों को समझाना था, तो ये क्वेश्चन भी ठीक था। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर अप्रोच इन सर्विस कॉस्टिंग। मैक्सिमम लोग संभव इसको पता नहीं पढ़े कि नहीं पढ़े, पर एटलीस्ट हम लोग तो क्लास में पढ़े थे। कहाँ पढ़े थे, ये नए स्टडी मटेरियल को इंक्लूड करे तो ये पता चलता है ये जनवरी 21 में नहीं, इनफैक्ट जो पुराना इसके पहले भी जो स्टडी मटेरियल आया था उसके अंदर में भी ये क्वेश्चन इंक्लूडेड है। और अगर बाई चांस कोई कॉस्ट का थ्योरी क्लास 1 किया है, कॉस्ट का थ्योरी क्लास 1 किया है, उसको ये आंसर करने में दिक्कत नहीं हुआ होगा क्योंकि हमारे बुक के अंदर में इंक्लूडेड है। ऐसा नहीं कि स्टडी मैट में है तो बस आप लोग स्टडी मैट पढ़ो, हम लोग के बुक में इंक्लूडेड है ये बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर अप्रोच। जो लोग पढ़े थे कॉस्ट का थ्योरी क्लास 1 के अंदर में, तो जितना भी लेटेस्ट चीज आईसीआई के स्टडी मैट में है, भले ही थ्योरी हो या प्रैक्टिकल, सब कुछ हमारे बुक में इंक्लूडेड है। हर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, हर एक थ्योरी क्वेश्चन, ये हम लोग पढ़े। अगला वीईडी एनालिसिस, ये तो एनीवेज मटेरियल चैप्टर का थ्योरी है जो हम लोग कॉस्ट का थ्योरी क्लास 1 में हम लोग पढ़े थे। वीईडी एनालिसिस जो हम लोग इधर में पढ़ते थे, वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल, बस आपको इतना शॉर्ट में नोट लिख के आना है।
तो एक बात जरा सोचना, अगर तुम लोग थ्योरी पढ़ा है तो कॉस्ट शीट का अगर एक बेकार क्वेश्चन हो या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आप लोग से नहीं हो रहा है या मान लो टाइम का कमी है, तब भी घबराने का बात नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन से बड़ा सेफगार्ड कुछ होता ही नहीं है। तो जो लोग नवंबर 21 या आगे आने वाले कोई भी टर्म में क्वेश्चन देने वाले पेपर देने वाले हैं, वापस से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज थ्योरी क्लास करना। यूट्यूब में जाके देखना, प्लेलिस्ट है मेरा कॉस्ट थ्योरी क्लास 1 2 3, जिसमें सारा थ्योरी जितना भी आईसीआई का लेटेस्ट स्टडी मैट का थ्योरी है वो सब इंक्लूडेड है। मैक्सिमम लोग को हवा में भी नहीं पता रहता कि बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर होता क्या है। हम लोग पढ़े थे इसको, वीडी एनालिसिस हर चीज पढ़े थे, पर आप लोग को थ्योरी क्लास करना पड़ेगी। उसमें टाइम दो, 3 क्लास है मिला के 5 घंटा का है। आप लोग थोड़ा स्पीड चला के देखना, 4 घंटे में कवर करना, 2-3 बार सुनना, यकीन मानो कॉस्ट का पेपर आपका डिसेंट जाएगा। तो अगर कोई ये किया हुआ रहता तो उसको 20 का 20 नंबर स्लॉट में आता। तो जरूरी थोड़ी है यहां पे जो हम लोग इतना मार्क्स के एनालिसिस किए। अब जैसे एग्जांपल मान लो ये क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपका कॉस्ट शीट था, या क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग था, वो क्यों करेगा? कोई या कोई छोड़ो ना, 20 नंबर का थ्योरी करो। तो ये जो 60 मार्क के आसपास आने वाला था वो सीधा 70 बनता एवरेज नॉर्मली। तो बस यही हमारा पेपर था। ओवरऑल पेपर इजी था? बिल्कुल नहीं था। बहुत डिफिकल्ट था? नहीं, पर हाँ इसको हम लोग टफ कैटेगरी में मानेंगे। एंड वर्स्ट पार्ट, सारे चैप्टर को कवर किया, 5-5 मार्क का बहुत सारे क्वेश्चन डाल दिया, तो पेपर कंप्लीट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। इसी वजह से आपको थ्योरी करना पड़ेगा, मतलब एग्जाम में थ्योरी करना पड़ेगा। तो 20 नंबर का थ्योरी प्लीज प्रिपेयर करके जाना। और जिनका पेपर इवैल्यूएशन करने का उनको आइडिया लगा होगा, जिनको लगा होगा उनका पेपर उतना अच्छा नहीं गया, तो देखो ऐसा है ना, पार्ट मार्किंग मिलता है, स्टेप मार्किंग मिलता है। अब जैसे एग्जांपल, अगर आप लोग टोटल कॉस्ट निकाल के परसेंटेज तक रैंक दिए तो आपको 5 में 3 मिल गए, कैटेगरी नहीं भी आया तो 3 में मिला हुआ है। हर एक क्वेश्चन में छोटा छोटा स्टेप मार्किंग रहता है। तो ओवरऑल अगर आप लोग पेपर में 60-65 मार्क्स अटेम्प्ट करके आए हैं विथ डिसेंट एक्यूरेसी, तब उस केस में क्लियर होने में आपको डर नहीं होना चाहिए। तो यही था इस पेपर का एनालिसिस। बॉटम लाइन ये है, आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आईसीआई हर एक टर्म में 1 से 2 नया क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कर रहा है, जो उस समय क्लिक करना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क हो सकता है। थैंक यू सो मच।